देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आप किससे जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, कौन आपका इंस्ट्रक्टर है। तो माई सेल्फ हंसला बलोच और आई हैव डन BS कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मेन कैंपस इन 2018। ठीक है, 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। और बिफोर दैट 2016 या 2017 से आप कह सकते हैं कि मैं जो है वो वर्डप्रेस के साथ मुंसलिक हूँ और वर्डप्रेस ही कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। ठीक है जी। ये इनको कुछ समीर साहब को नीचे बता दें कि अपना माइक कनेक्ट कर लें, उनको आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो 2016 या 2017 से मैं वर्डप्रेस कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे और कुछ डायरेक्ट क्लाइंट के साथ। और कुछ ऐसा जो है मैंने जॉब की तकरीबन 8 to 9 months फॉर द एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके अंदर भी जो मेरी पोजीशन थी वो वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई डेवलपर के तौर पे थी। तो अभी जो है मैं हादी ई लर्निंग के साथ काफ़ी अरसे से जो है वो मुंसलिक हूँ। और जो तकरीबन बैच 6 जो है वो 6 बैचेस मैंने ही वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स के पढ़ाए हैं और योर बैचेस बैच 7। ठीक है जी, 6 बैचेस मैं वर्डप्रेस के अपने हाथ से गुजार चुका हूँ और अब आप लोग का जो है वो 7th बैच है वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स का। ठीक है जी। अच्छा, तो तकरीबन 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इसमें वर्डप्रेस में। तो होप्स हो कि इस कोर्स में जो है वो आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ शॉर्ट इंट्रो ऑफ माई सेल्फ कि कहाँ से मेरी एजुकेशन है और कितने अरसे से जो है मैं ये वर्डप्रेस और फ्रीलांस जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, और कितने अरसे से पढ़ा रहा हूँ। तो वो 6 बैचेस जो है वो आप लोगों के यहाँ पे हादी लर्निंग पे मैं करवा चुका हूँ। तो हादी लर्निंग इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग स्किल्स, ऑनलाइन स्किल्स बेसिकली टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने जो है वो एक ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, हादी लर्निंग ने बेसिकली कि वो फ्री में जो यूथ है उनको ऑनलाइन स्किल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं दे रहे बल्कि लाइव लेक्चर्स जो है वो आप सबको दिए जाते हैं जिस भी कोर्स में आप एनरोल होते हैं। और फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया गया। ठीक है, जितने भी आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया गया होगा। सिंपली आप लोगों ने एनरोल किया एंड देन यू हैव टू पास अ टेस्ट। आपने टेस्ट पास किया और आप यहाँ पे जो है वो आज सामने। हो सकता है कि कुछ अर्सा आपको वेट करना पड़ा हो क्योंकि वेटिंग लिस्ट ज़रा लंबी होती है। हाँ, लेकिन चूंकि क्योंकि मैं ही सिर्फ स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक कोर्स ही वर्डप्रेस का एक कोर्स चल रहा है, शॉपिफाई के दो जो है वो कोर्सेज चल रहे थे। बैच 5 और बैच 6 चल रहा था। बैच 5 एंड हो गया तो बैच 7 आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो बैच 7 वर्डप्रेस का और बैच 7 ही शॉपिफाई का आज जो है वो दोनों स्टार्ट हुए। तो हादी लर्निंग का बेसिकली यही पर्पज़ है जो आप लोगों को बताया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूथ को, उनका पहला गोल ये है कि उन्होंने 1 लाख बच्चे को जो है वो ऑनलाइन स्किल जो है वो प्रोवाइड करनी है, उनको ट्रेन करना। ठीक है, तो मैंने अपना भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दिया। तो अगर आपको मेरे रिलेटेड या हादी ई लर्निंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, उसके बाद फिर हम आपके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी या मैं बस ऐसे ही बोलता रहा हूँ? चलें जी, आ रही है तो बता दें कि कोई क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो भी लिख देंगे जी नहीं जी कोई क्वेश्चन नहीं है। बताते हैं, रोज अभी बताते हैं कि क्या डिफरेंस है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मेरे रिलेटेड कुछ हो या शॉपिफाई इसके हादी लर्निंग के रिलेटेड कुछ हो तो। ड्यूरेशन भी बताते हैं उस्मान भाई। चलें, ओके जी। अच्छा, अब ऐसा करें कि अब थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को जान लेते हैं क्योंकि आप लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि ऑडियंस किस तरह की है। ऑब्वियसली ऑनलाइन जो है वो कोर्स है तो उसके अंदर डिफरेंट जो है वो ऑडियंसेस होती हैं आपके पास। और क्यों कोई भी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है उस तरह का कि आपके ग्रेजुएशन है। तो कुछ मैट्रिक पास होते हैं, कुछ एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन पास होते हैं, कुछ जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं। तो ज़रा जानना ज़रूरी होता है कि किस किस्म की ऑडियंस जो है वो इस कोर्स में हमारे साथ है ताकि उसी तरह से लेके जाया जा सके कोर्स को। ठीक है, तो अपना जो है वो एक ही मैसेज के अंदर आप लोग चैट में जो है वो एक अपना नाम, अपने एजुकेशन जो भी आप लास्ट एजुकेशन आप लोग या तो पढ़ चुके हैं या अभी को कर रहे हैं तो वो लिखते हैं। डिग्री जो भी आप कर रहे हैं, अपना नाम, डिग्री, अपना सिटी और उसके बाद कि ये कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया है, वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स को ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या है। ये 4 चीज़ें आप बता के एक चैट में जो है वो एक ही मैसेज में लिखें।
अब्दुल राफी साहब बात सुन लें पूरी, एक ही मैसेज में लिखना है अपना नाम भी, डिग्री, और उसके बाद सिटी, और उसके बाद पर्पस टू ज्वाइन दिस कोर्स। ठीक है, ये चार चीजें एक ही मैसेज में लिखें। नवीन एक ही मैसेज में लिखना है, एक ही मैसेज का मतलब एक ही मैसेज, एक ही मैसेज के अंदर ये चार चीजें लिखें और भेज दें। जिसने बोल के बताना है वो हैंड टू करे तो मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा, तो आप बोल के भी बता सकते हैं, और जिसने मैसेज में बताना है वो मैसेज में बता दें। ठीक है जी, तो ये जरा चार चीजें लिख के अपना इंट्रोडक्शन करवा दें सारे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, ताकि मुझे आप लोगों का भी आइडिया हो जाए। एक ही मैसेज में लिखते हैं, नवीन एंड अरूज फातिमा, एक ही मैसेज में चार चीजें लिखते हैं। सिटी भी बता दें, एजुकेशन भी बता दें, यूनिवर्सिटी है तो वो भी बता दें, और जो डिग्री है वो भी बता दें। और जो अगर कोई बोल के बताना चाहता है तो वो हैंड रेस करे, मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा। हमजा खान, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, लास्ट ईयर कराची, टू लर्न स्किल्स एंड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग। ओके जी। उस्मान, बीएस लाहौर, बीएस लाहौर, रीजन टू ज्वाइन फाइनेंशियल अर्निंग बाय स्किल डेवलपमेंट। ओके जी। महक, बीएस आईटी, वांट टू ज्वाइन दिस टू लर्न वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग। ओके जी। नवीद रमजान, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लाहौर, टू लर्न अबाउट वर्डप्रेस एंड क्रिएट पर्सनल वेबसाइट। राइट जी। वकार फ्रॉम मुल्तान, केमिस्ट्री ग्रेजुएटेड फ्रीलांस। ओके जी। सलमान ताहिर, बीएससीएस फ्रॉम न्यूटेक इस्लामाबाद। Hussain Bukhari, software engineering, AJK, to do freelance. Okay जी। Ruqayya, done BS entrepreneurship, Karachi, learn skills additional to SEO and digital marketing. Tahir Khan Abbasi, become from Aptabad, doing job in a bank and want to see freelancing. Saveria Fassi, JLM for freelancing. Okay. Asnaat Ahmad Gujranwala, BS IT, third semester, Punjab University affiliated college. Okay, to learn to enhance the knowledge of website development. Okay जी। Mohammad Ammar, intermediate कश्मोर से हैं जी, मास्टर सीएमएस प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस एंड बिल्ड वेबसाइट लाइक वेबफ्लो फ्रेमर और बेटर देन कोडिंग। गुलशर गुलशरी जमील, सीएस लाहौर, टू जॉइन दिस कोर्स टू बिल्ड माय पोर्टफोलियो वेबसाइट। ओके। I'm Osama bin Tariq. My latest qualification is BS Computer Science. I'm from Islamabad. Okay. Muhammad Hassan, City Lahore, BScs continue. Fatima Zulfikar, currently doing biochemistry from University of Narwal. 3 semesters हो गए from Narwal, want to improve myself. Okay. Afshin Khan, Masters in Entomology from University of Karachi. I want to build my own website. Hamna Irfan, BSc Islamabad. I'm teacher of SSC class, become a WordPress master. Okay. Samir Khan. Mohammad Taqi, Education Intermediate, Karachi. Reason for this course for freelancing. Okay. Harun Amanat, BScs continue from Lahore. Samiullah, Faisalabad, graduation in physics, SCO 2 years. Right. See. Sophia Rani, degree BS Chemistry. Rahim Jar Khan as a freelancer, joined web development here. Okay. Abdul Rafi, continue my BScs from Lahore Graduate University, City Lahore, because I'm interested to learn WordPress. Okay. Usman, Education Matric, location Lahore. Name Muniba Aslam, City Karachi, student of BScs to join this course to learn skill and to start freelancing. Naveen, City Civil, Education BScs, currently joined University Civil, learn skills digital marketing from Digibase. Assalamu alaikum, Sabreen, Masters Entomologist from Karachi University, Karachi, want to work as a freelancer. Okay. Arush Fatma from Karachi, done BSIT, want to do freelancing. San Nadeem, BScs, 4 semester Islamabad for freelancing. अच्छा जी, खुरम शहजाद सिटी खुशाब, एम इस्लामिक स्टडी पर्पस फ्रीलांसिंग। ओके जी, और कोई रह गया तो बता दो। अच्छा जी, मरियम Zia, doing BS software engineering from Virtual University, wanted to learn WordPress development as well. My interest in it in order to start freelancing. Okay, Jasmine Khan, BSc from University of Saudi, UI UX designer भी है, and I want to gain more skill in WordPress. Okay जी। Maria Maqsood from Faisalabad, currently doing BS 7th semester certified digital marketing and now doing freelancing. Okay जी। और कुछ स्टूडेंट रह गए हो जिसने अभी तक अपना इंट्रो नहीं करवाया और क्लास ज्वाइन की हुई है तो वो बता दे। अपना इंट्रो करवा दे, अपना नाम लिख दे, अपना सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, डिग्री, और अपना पर्पस टू ज्वाइन दिस कोर्स। ये चार पांच चीजें लिख के अपने इंट्रो करवा दें, फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। कोर्स के बारे में बात करते हैं कि कोर्स का करिकुलम क्या होगा,
कोर्स की क्लासेस कब है? माहम ताहिर सरगोदा, डीपीटी फ्रीलांसिंग। ओके जी। चलें जी, मेरा ख्याल है काफ़ी है। अच्छा जी, मोहम्मद मोइज़ फ्रॉम लाहौर, इंटर पार्ट 2 फ्रंट एंड डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट। गुड डे जी। अच्छा जी, चलें। थैंक यू सो मच जी फॉर योर इंट्रोडक्शंस। बेसिकली जो है वो इसका मेन मकसद ये होता है कि थोड़ा सा आप लोगों को जान लिया जाए कि किस तरह की ऑडियंस जो है वो इस कोर्स के अंदर फॉल कर रही है। जैसे कि आपके सामने है कि कुछ स्टूडेंट एफएससी के हैं, कुछ स्टूडेंट मैट्रिक के हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएटेड हैं। ठीक है, तो मेन मकसद ये होता है कि इनको जान ले लें ताकि उस हिसाब से जो है फिर हम कोर्स को जो है वो लेके चलें। ना ज़्यादा जो है वो स्पीड में चलें कि जो मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट हैं उनके सारी चीज़ें गुजरते हैं, और ना ही इतना स्लो चलें कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको कोर्स बोरिंग लगे और वो छोड़ के चले जाए। तो दरमियाना जो है वो हम स्पीड रखते हैं। म्याना रवि का हम इंशाल्लाह जो है वो अ, साथ नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि दरमियानी स्पीड से हम इसको लेके चलें। मोहसिन फ्रॉम सियालकोट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथ्स एंड फिजिक्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ओके जी। अच्छा जी, तो अपना इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ, आप लोगों का भी कुछ हो गया। ठीक है, वेल एंड गुड। तो थोड़ा सा जो है वो कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो है वो वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स है, जिसका ये बैच 7 है। 6 बैचेस ऑलरेडी हादी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से मैं गुजार चुका हूँ। हम स्टूडेंट जो है वो पास आउट कर चुके हैं। बहुत सारे 6 बैचेस वर्डप्रेस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब दिस इज द 7th वन जिसके अंदर आप लोगों ने ज्वाइन किया है। सईदा आयशा लाहौर कंटिन्यूइंग एमकॉम 3 5 years वांट टू लर्न वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग। ओके जी। अच्छा, तो अब वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स बेसिकली कितने दिन का है, क्या टाइमिंग्स क्या हैं, कितने दिन क्लास हुआ करेगी, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसको ज़रा गौर से सुन लें ताकि आइंदा आप लोगों को ये बात बार बार ना बतानी पड़े और आप लोगों के माइंड में ये बात हो। ठीक है जी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 4 दिन आप लोगों की क्लास हुआ करेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो वीक में कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस पर वीक है। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर आपकी 4 क्लासेस होंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। कब हुआ करेगी? सेम टाइम पे 6 to 7:30। ठीक है, लिंक आपके पास गूगल क्लासरूम में आ गया होगा, वही लिंक आगे रहेगा। आप उसको बेशक कॉपी करके अपने पास रख लें, अदरवाइज रोज रिमाइंडर जो है वो गूगल क्लासरूम पे टीम दे देती है। अगर आपको ना भी याद रहे तो आप गूगल क्लासरूम की ऐप कर लें मोबाइल में, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे, अदरवाइज ईमेल भी आ जाती है। तो मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, 4 दिन आपके पास जो है आपका ये लेक्चर होगा 6 to 7:30। ठीक हो गया। और कितनी क्लासेस हैं टोटल? टोटल क्लासेस हैं आपके पास 16 क्लासेस का ये बैच है। ठीक है, जो कि बनेगा आपके पास 4 क्लासेस एक वीक में है, तो 4 वीक्स आपके पास ये बन जाएंगे, विच इज़ 1 मंथ। तो अगर आज 15 जनवरी को शुरू हो रहा है तो 15 फरवरी तक होप्स हो कि हम इसको एंड कर लेंगे। हमारे पास 16 क्लासेस होंगी और 4 क्लासेस पर वीक होंगी, तो ये टोटल 4 वीक्स बनेंगे। और क्लासेस आपके पास होंगी 6 to 7:30, 1 hour and 30 minutes की आपके पास एक क्लास हुआ करेगी। क्लियर हो गया जी? कोर्स के बारे में, कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में, कोर्स की टाइमिंग्स के बारे में क्लियर है? थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताते रहिएगा, बोलते रहिएगा, चैट में जरा लिखते रहिएगा, ताकि आप लोगों को मुझे पता लगे कि अच्छा आप लोग बैठे हैं, आपकी कुछ प्रेजेंस है। सारों ने एक एक दफा लिख देना, ठीक है? पूरे आगे क्लास में भी मैं बार बार जब पूछूंगी क्लियर है कि क्वेश्चन है तो एटलीस्ट लिख दिया करें। क्योंकि ऑनलाइन बैठे होते हैं, आपकी शक्लें तो मेरे सामने नहीं है, तो एटलीस्ट जरा मुझे कोई रिस्पॉन्स करते रहेंगे तो पता लगेगा कि अच्छा भाई लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जो है वो कोर्स के करिकुलम के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, किधर से स्टार्ट करेंगे और किधर जाके एंड करेंगे, और एट द एंड आप किस काबिल हो जाएंगे इस कोर्स में। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि भाई हमने इस कोर्स में क्या पढ़ना है। ना आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, ना आप लो एक्सपेक्ट करें। ज़्यादा एक्सपेक्ट करें तो मुझे बता दें कि जी हम ये सीखना चाह रहे थे, आपने ये नहीं बताया। और अगर कोई लो एक्सपेक्टेशन थी और ज़्यादा अच्छा, तो अप्रिशिएट कर दीजिएगा आदि लर्निंग को और मुझे भी। ठीक है, तो कोर्स का करिकुलम बेसिकली क्या है कि हम स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से। बड़ा बेसिक से मैंने लेके चलना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में है या कुछ पहले से वर्डप्रेस कर चुके होते हैं, उनके लिए स्टार्ट में बोरिंग हो जाता है ज़रा सा। क्योंकि आपको पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही न्यूबीज हैं, पहली दफ़ा जो है वो चीज़ें कुछ सीख रहे होते हैं ऑनलाइन। तो अगर उनको भी साथ लेके ना चला जाए तो फिर ज्यादती होती है। फिर जाहिर है वो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना अभी फ्यूचर बनाना है इस मार्केट में आके, तो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो और बाकी भी स्टूडेंट जो हम लोग होते हैं, जिन लोगों ने वर्डप्रेस पहले किया होता है, वो भी हम लोग वर्डप्रेस जो है वो बस ऐसे जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, तो हम अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। मैंने भी जब पहली दफ़ा किया था तो मैंने भी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं की थी। तो बेस स्ट्रॉन्ग करना इज मैंडेटरी। बेस नहीं स्ट्रॉन्ग होगी
तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बेस स्ट्रॉन्ग करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो खैर, हम पहले मैं जो है बेस पे बड़ा काम करूंगा, लेकिन चीज़ें हम सारी की सारी कवर करेंगे और हम एडवांस चीज़ों की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना वो तहम्मुल रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर बोरिंग आपको थोड़ा सा स्टार्ट में लगे भी तो कोशिश करें कि वो चीज़ें सीख लें, क्योंकि वो आपको बड़े काम आएंगी। अच्छा, करिकुलम की मैं बात करूं कि जो कोर्स है उसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे। लोकल भी अपने लैपटॉप के अंदर भी इंस्टॉलेशन देखेंगे कि लोकल होस्ट किस तरह से कर सकते हैं, और लाइव पे भी इंस्टॉलेशन देखेंगे कि अगर हमने लाइव वेबसाइट पे लाइव क्लाइंट के साथ होस्टिंग पे काम करना हो तो हम किस तरह से जो है वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं लाइव होस्टिंग पे। ठीक है, जो डोमेन को किस तरह से अटैच किया जाता है वो भी हम देख लेंगे। तो ये हो गया आपके पास इंस्टॉलेशन का, कि लोकल होस्ट पे भी इंस्टॉलेशन करेंगे और लाइव पे भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे लाइव वेबसाइट्स पे। इंस्टॉलेशन होने के बाद फिर हम पूरे के पूरे टूल को समझेंगे, टूल का डैशबोर्ड समझेंगे। वर्डप्रेस जो आपके पास एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हम समझेंगे पूरे के पूरे सीएमएस को, कि भाई ये इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके पास अवेलेबल है, इसका डैशबोर्ड किस तरह से है, इसके अंदर सेटिंग्स कौन सी है, उसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं। ठीक है जी, उनको उसको हम टूल को समझने के बाद उसके ऊपर बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम आ जाएंगे अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ। हम जो है वो वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलप करेंगे। कौन सी वेबसाइट डेवलप करेंगे, कितने तरीकों से करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो थीम बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे, जो डिफरेंट थीम्स के बिहाफ पे बनती हैं, आप समझ लें। जिनको नहीं पता थीम्स का, रेडीमेड टेम्पलेट्स आप समझ लें, डेमो बेस्ड समझ लें। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है वो थीम बेस्ड वेबसाइट्स बनाएंगे। उसके बाद हम आएंगे, हम जो है वो पेज बिल्डर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम एक एडिटर पढ़ेंगे, फिर हम थीम बेस पढ़ेंगे, फिर हम एक और पेज एडिटर पढ़ेंगे जो कि आपके पास होगा एलिमेंटर। ठीक है जी, एलिमेंटर के थ्रू हम कस्टम बेस वेबसाइट बनाएंगे। अगर कोई यूआई यूएक्स लेके आपके पास आ जाता है, तो आप उस यूआई यूएक्स को, उस कस्टम डिजाइन को, या जो इमेज अगर आपके पास ले आता है वो कहता है मुझे एग्जैक्ट ऐसी ही वेबसाइट चाहिए, तो आप उसको किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हैं। या HTML टू वर्डप्रेस या PHP टू वर्डप्रेस आपने सीखा होगा, तो ये सारी स्किल्स उसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्लॉक एडिटर से वर्डप्रेस बनाना सीखेंगे वेबसाइट, देन हम थीम बेस्ड वेबसाइट सीखेंगे, और देन हम जो है वो एलिमेंटर बेस्ड वेबसाइट सीखेंगे। तो तीन तरीकों से हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। अच्छा जी, तो हम ये कर लेंगे, उसके बाद हम ई कॉमर्स वेबसाइट सीखेंगे कि अगर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी आपने इंप्लीमेंट करनी हो तो वो किस तरह से की जाती है। ठीक है, ताकि सब आप क्वेश्चन करते हैं, मैं ये कोर्स करिकुलम खत्म करके आगे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। अच्छा, फिर हम ई कॉमर्स वेबसाइट सीखेंगे कि अगर हमने ई कॉमर्स वेबसाइट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो सीखेंगे। देन हम वर्डप्रेस की स्पीड एडवांस चीज़ों की तरफ आ जाएंगे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट जब आपने बना लिया तो उसकी अगर आपने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे, उसको सीखेंगे। देन हम एसईओ की बात करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है एसईओ के, कौन कौन से आप प्लगइन्स यूज करके एसईओ कर सकते हैं, वो हम करेंगे। उसके बाद हम जो है वो इनका बैकअप देखेंगे कि बैकअप वेबसाइट का हम किस तरह से ले सकते हैं। फिर हम माइग्रेशन सीखेंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक तरफ से एक डोमेन से दूसरी होस्टिंग पे, या एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे, या एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे अगर आपने माइग्रेट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, माइग्रेशन सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसकी सिक्योरिटी देखेंगे, हम वेबसाइट की को सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं। और देन एक बोनस लेक्चर जो है वो हम आपको देंगे फ्रीलांस का। ठीक है जी, कि आप ये जो स्किल्स आपने ये सारी की सारी सीख ली हैं, वेबसाइट बनाना और जो बाकी एडवांस फील्ड ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, बैकअप और ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने सीख ली हैं, तो इन सब चीज़ों को आप कहाँ पे जो है वो बेच सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपने कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए उनके साथ लोगों के साथ compete करना है, और उसके बाद डायरेक्ट क्लाइंट्स आप किस तरह से पकड़ सकते हैं। तो वो आपके पास एक जो है वो हम बोनस लेक्चर आपको फ्रीलांस का लेक्चर में दे दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम इन दिस मार्केट सिंस 6 to 7 years। ठीक है, तो मुझे 6-7 साल हो गए हैं इस मार्केट में, फ्रीलांस मार्केट में। तो वट आई हैव आई विल ट्राई टू डिलीवर इट टू यू, ताकि आप लोग जो जो चीज़ मेरे पास है, नॉलेज है, मैं वो आप तक शेयर कर सकूँ, आप तक डिलीवर कर सकूँ। तो दिस विल बी द होल करिकुलम। ठीक है, ये आपके पास करिकुलम होगा, जिसको आप जो है वो अ, देख सकते हैं। अब इसमें अगर आपके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो ये चीज़ सीखनी थी, आप तो ये सिखा ही नहीं रहे, ये कोडिंग की तरफ हम नहीं जा रहे। ठीक है, पहले टू बी वेरी क्लियर। ठीक है जी, क्योंकि सिर्फ 16 क्लासेज है उसके अंदर हम वर्डप्रेस के डेवलपमेंट के अंदर नहीं जा सकते, थीम डेवलपमेंट के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो लेकिन बाकी चीज़ें जो हम करेंगे वो इंशाल्लाह इन डिटेल करेंगे, कोडिंग की तरफ हम मूव नहीं करेंगे। तो अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई किसी के कोई सजेशंस है, कोई भी चीज़ें हैं तो वो आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो समझ रहे थे कि कुछ और होगा तो वो भी बता दें, ताकि हम उसको करिकुलम को अपडेट कर दें। ठीक है, और अगर जो है वो आप कोई जो है वो ये समझते हैं कि अच्छा है तो वो भी बता दें। अपने रिव्यूज़ जो भी आप लोग के हैं वो आप ऑनेस्ट रिव्यूज़ जो है वो दे सकते हैं। व्हाट अबाउट मल्टी वेंडर साइट्स, इवन बुकिंग और एड्स क्लासिफाई साइट्स, तो इसके बारे में गाइड आपको कर दिया रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें तो आप ज़ाहिर है कवर नहीं की जा सकती, 16 डेज का जो है वो 16 लेक्चर्स का कोर्स है।
तो इसके अंदर जो है वो इस तरह से ये जो है ना बहुत लंबा जाएगा, 4-5 महीने 6 महीने में चले जाए तो इस तरह की चीज़ें कवर हो सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। हाँ, ये गाइडलाइन जरूर दी जा सकती है कि कहीं पे अगर आप जो है वो कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो आप लोगों ने जो बिल्कुल नहीं है कोर्स में कवर नहीं की, तो आप उसको किस तरह से कवर कर सकते हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बजाय ऐसे कि आप स्टक हो जाए। दैट्स ग्रेट, थैंक यू जी। आउटलुक लुक्स फाइन, गुड है जी सर। एआई का टूल को भी यूज करते हुए वेबसाइट करेंगे हम, यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि एआई टूल को भी हम देखेंगे कि एआई टूल्स के जो है वो जरिए किस तरह से वेबसाइट आप वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एआई टूल्स हम डिफरेंट जो है वो उसके अंदर देख रहे होंगे, एलिमेंटर एआई भी है उसको भी देखेंगे, और एक दो और टूल्स हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए एआई टूल है उसको भी देखेंगे, और वर्डप्रेस बनाने के लिए एआई टूल है उसको भी देखेंगे। वर्डप्रेस डिजाइनिंग भी होगी जी, जी वेबसाइट डिजाइन करेंगे ना हम वर्डप्रेस के अंदर। ग्रेट सर। सर इस पीएचपी इंपॉर्टेंट फॉर वर्डप्रेस, अगर आपने फ्रंट एंड करना है, आपने वर्डप्रेस की थीम डेवलपमेंट नहीं करनी, तो फिर आपके लिए पीएचपी जरूरी नहीं है। डेटाबेस टूल्स कौन सा यूज होगा? डेटाबेस टूल आपके पास एसक्यूएल ही यूज होता है, लेकिन उसके अंदर आप कोडिंग के अंदर नहीं जाते। आप पीएचपी माई एडमिन से सिंपल जो है वो अपनी डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट करके कनेक्ट करवा लेते हैं। सर रिकॉर्डिंग भी साथ साथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको साथ साथ मिल जाएंगी, रोज की जो लेक्चर होगा उसका रिकॉर्डिंग अगले दिन अपलोड हो जाएगी। डेटाबेस की गाइडलाइन मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। स्टार्ट में ही सिर्फ जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तब डेटाबेस की गाइडलाइन मिलेगी, क्योंकि इंस्टॉलेशन में डेटाबेस जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद डेटाबेस का कोई काम आपके पास होगा नहीं, इंस्टॉलेशन और माइग्रेशन में होता है, तो उसमें आप लोगों को जरूर मिलेगी। सर आप एडवांस एलिमेंटर भी करवाएंगे? एडवांस एलिमेंटर से आपकी क्या मुराद है? एलिमेंटर इतना कराऊंगा कि आपको जो है वो एक आप असाइनमेंट भी करेंगे। एलिमेंटर इतना कराऊंगा कोई भी यूआई यूएक्स आएगा तो आप होप्स हो के यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दैट। अच्छा ये टाइम 8 से 9 हो जाए तो बेस्ट है, बिकॉज ड्यूटी शिफ्ट जो ऑफ होती है रास्ते में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सर प्रैक्टिस करनी भी नहीं है, आपने बस कोशिश करनी है कि लेक्चर लें, लेक्चर के साथ आपने, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे दो, एक ये है कि आप लोगों ने एक डायरी प्लस एक पेंसिल ये अपने साथ रखनी है, जब लेक्चर हो रहा होगा तो जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने लिख लेने, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करनी। प्रैक्टिस आपने कब करनी है? लेक्चर जब एंड हो जाएगा उसके बाद घंटा डेढ़ कुछ बना लें, जिसमें आपने रोज की रोज प्रैक्टिस करनी है, जो यहाँ सीख के जाएंगे वो रोज आपने जाके जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज नहीं आएगी, ये बात याद रख लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, फिर आप वैसे ही बैठे होंगे सिर्फ डायरी पेंसिल लेके। ठीक है, आज एक हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो ओरिएंटेशन इंट्रो लेक्चर है वो बेसिकली थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, जिसके ऊपर मैं आपको स्लाइड पढ़ाता हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आप क्लियर करते हैं। उसके बाद कोई भी हमारे पूरे लेक्चर में कोई स्लाइड्स नहीं है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और 4 असाइनमेंट्स जो है वो एटलीस्ट आप लोग इस पूरे कोर्स के अंदर करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रीलांसिंग के लिए कौन सी वेब का ओवरव्यू देंगे? फाइवर भी देखेंगे, अपवर्क भी देखेंगे, और डायरेक्ट क्लाइंट्स भी देखेंगे, और इनके लिए एआई टूल्स भी देखेंगे फ्रीलांसिंग में कौन कौन से यूज होते हैं। आप लिंक्स प्रोवाइड करेंगे इंस्टॉलेशन के? मैं सारा कुछ बता दूंगा कि क्या किस तरह से करना है, ईजी हो जाए आप। आई वॉन्ट टू नो दैट थीम बेस्ड वेबसाइट व्यू कैन अपलोड ऑन लाइव डोमेन। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ कर लेंगे, बस तसल्ली रखनी है आप लोगों ने, चीज़ें हम सारी की सारी कवर करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम देना है। जहाँ पे इतना अरसा अगर आप लोगों ने जो है वो लगा ली है चीज़ों को, तो एक मंथ से मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं होगा। अगर एक मंथ आप इस कोर्स को दे दें तो आई बिलीव कि आप बहुत सारा कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, तो एक मंथ की बात है, 16 लेक्चर्स हैं आपके पास, 4 वीक्स है। बस जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो आप लोगों ने मान लेनी है कि प्रैक्टिस आपने रोज की रोज करनी है, दैट्स इट। कोर्स प्रोजेक्ट बेस है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे साम साहब, अगर बाकी स्टूडेंट्स कहेंगे तो एक दो दिन में, लेकिन वो अनऑफिशियल ग्रुप होगा। जो ऑफिशियल है वो आपके पास गूगल क्लासरूम है, लिंक भी वहीं पे आएगा, क्यूरीज वगैरह भी वहीं पे रिजॉल्व होंगी, असाइनमेंट भी वहीं पे आएंगे, सारा कुछ वहीं पे आएगा गूगल क्लासरूम पे। इसके कोर्स के बाद क्या हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं? इस कोर्स के बाद नहीं, इस कोर्स के अंदर ही आप जो है ना वो प्रोफेशनल वेबसाइट मुझे बनाएंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट हम देंगे, अदरवाइज हम आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे। एचटीएमएल की सीएसएस कस्टमाइजेशन होगी सर? नहीं यार, एचटीएमएल सीएसएस कस्टमाइजेशन नहीं होगी। बता जरूर दूंगा कि आप सीएसएस की कोडिंग कहाँ पे कर सकते हैं, रिसोर्सेज भी बता दूंगा, लेकिन उस पर हम इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे। सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जी, बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या याद करेंगे आप लोग, कि कैसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल गया। जी आसान, देख लेंगे इंशाल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो कुछ 2-3 क्लासेस हो जाए, ताकि कोई स्टूडेंट जो है वो पहले क्लासेस में बहुत सारे होते हैं, बाद में ऐसे वगैरह कम हो जाते हैं, तो जैसे ही वो फिर कुछ शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फिर इंशाल्लाह बाकियों के साथ जो लोग रहे लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ बना लेंगे। सर ये आपकी जो है वो गूगल क्लासरूम होगी, classroom.google.com पे आप जा सकते हैं।
ठीक है जी, classroom.google.com। यहाँ पे आपका ये 7th बैच वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स के नाम से आपके पास गूगल क्लासरूम पड़ी होगी। उसके अंदर ही रोज आपके पास जो है वो यहाँ पे क्लास रिमाइंडर आ जाया करेगा मंडे टू थर्सडे। ठीक है, और ये लिंक आ जाएगा, ये लिंक सेम ही रहेगा। आप चाहें तो इसको बेशक अपने पास रख लें और रोज इसी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी रिमाइंडर जो है वो रोज के रोज 5, 5:30 बजे या पौने 6 बजे आपको यहाँ पे दे दी जाएगा कि 6 बजे जो है वो आपकी क्लास है। ठीक है, यहीं पे आप जो है वो क्यूरीज वगैरह अगर आपकी हैं तो आप यहाँ पे आके पोस्ट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आई विल रिजॉल्व योर क्यूरीज इंशाल्लाह इन दिस क्लासरूम। और यहाँ पे आपको क्लास वर्क के अंदर के टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगी और यहीं पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अभी कुछ नहीं है, लेकिन यहीं पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी और यहीं पे आपको जो है वो असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं आपको पुराने बैचेस के दिखा दूँ, इस तरह से हमारे पास है जी ये 6 बैच वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स है। तो इसका अगर मैं आपको ये क्लास वर्क का टैब दिखाऊं तो ये देखिएगा कि ये आपके पास जो है वो 4 किस्म की असाइनमेंट्स हैं जो आपको दी जाती हैं 16 लेक्चर्स में। ठीक है, 4 वीक्स का है तो आपको 4 असाइनमेंट्स जो है वो मिल जाती हैं इसके अंदर करने को। इसके अंदर 4 असाइनमेंट्स का मतलब यह है कि 4 वेबसाइट्स आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल वेबसाइट हम क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो आप असाइनमेंट के अंदर ही करेंगे, कोर्स के अंदर ही करेंगे। पहले आप पोस्ट एंड पेजेस वगैरह अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं पहले असाइनमेंट के अंदर। दूसरे में आपके पास जो है वो थीम बेस्ड वेबसाइट बनती है। तीसरे में आपके पास एलिमेंटर बेस्ड कस्टम वेबसाइट बनती है और फोर्थ में आपके पास फाइनल वर्डप्रेस प्रोजेक्ट होता है। फिर तकरीबन 3 से 4 वेबसाइट जो है वो आप इसके अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर असाइनमेंट्स प्लस अटेंडेंस ये दोनों मैंडेटरी चीज़ें हैं। अटेंडेंस आपकी 70% प्लस होनी चाहिए और असाइनमेंट्स में स्कोर भी आपका 70% प्लस होना चाहिए। अगर 70% प्लस दोनों चीज़ें होंगी तो ही आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बात भी याद रखिएगा कि जो सर्टिफिकेट बेशक फ्री है लेकिन उसका क्राइटेरिया बड़ा सख्त है कि अटेंडेंस 70% प्लस और उसके साथ जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट्स, चारों के चारों असाइनमेंट्स आप सबमिट कराएंगे और उसके अंदर स्कोर आपका 70% प्लस होगा तो ही आपको जो है वो कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और इस तरह से आपके पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी सारी सारी अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये देखें, ये लेक्चर 16 की है। जैसे आप आ रहे हैं तो यहाँ से आपके पास ये सारी 1 से लेके 16 तक जो है वो आपके पास सारी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती है। ये देखें जी 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक 16 की रिकॉर्डिंग हो या कुछ जो है वो फॉर द लाइफ टाइम अनटिल अनलेस के को डिलीट करते, वैसे आपके पास ये पड़ी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी तक जो फर्स्ट बैच से स्टार्ट किए हैं तो हमारे पास अभी तक उनके भी सारी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, तो आप लोग बाद में भी चाहें तो बैच के बाद भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास गूगल क्लासरूम है। और दिखा देता हूँ मैं आपको शीट भी जिस पे आप लोगों की जो है वो अटेंडेंस वगैरह लगती है और उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें जो है वो फिर फाइनलाइज होती हैं कि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलना है कंप्लीशन का, या अगर किसी ने पार्टिसिपेट सिर्फ किया है असाइनमेंट्स वगैरह में, उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, अटेंडेंस में उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, तो उसको सिर्फ पार्टिसिपेशन का मिल जाएगा सर्टिफिकेट। और जिसने पूरा किया होगा जिसका 70% प्लस होगा, कि दोनों चीज़ों में। ठीक है जी, दोनों चीज़ों से क्या मुराद है, अटेंडेंस में भी और असाइनमेंट में भी 70% प्लस होगा तो उनको जो है सिर्फ कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। और उसी हिसाब से जितना अच्छा आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने अच्छे आपके असाइनमेंट्स होंगी, उसी हिसाब से आपको जो है वो आगे इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, जिस तरह भी कोई वो नहीं है, कोई हम गारंटी नहीं दे रहे कि हम आपको जॉब लगवा के देंगे या हम कोई आपको इंटर्नशिप लगवा के देंगे, गारंटी कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश ज़रूर होती है हमारी। ठीक है, क्योंकि आदि लर्निंग के जो है वो MOUs वगैरह साइन हो रहे हैं डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ के साथ, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जो स्टूडेंट जो जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको जो है वो हम वहाँ पे एडजस्ट करवाएं। अब ये देखें, अटेंडेंस परसेंटेज है आपकी, ये असाइनमेंट परसेंटेज है। अब जिसकी 93 है, इसमें 100 है, अटेंडेंस में 93 है, असाइनमेंट में 100 है, तो उसको कंप्लीशन का मिला है और इसका काम भी अच्छा था, तो इसको हाईली रिकमेंड भी किया गया इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे आप देखें इनकी अटेंडेंस कितनी है 57 और असाइनमेंट में स्कोर कितना है 50%। उसके बावजूद भी इनको सिर्फ पार्टिसिपेशन का मिला है, कंप्लीशन का नहीं मिला। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्राइटेरिया है तो वो है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेम 57 और 50 है तो पार्टिसिपेशन का मिला है, कंप्लीशन का नहीं मिला। कंप्लीशन के लिए 79 70% प्लस 100, ये दोनों 100% होना चाहिए। ठीक है, जब ये देखें 100% है, ठीक है, अटेंडेंस एक क्लास भी नहीं छोड़ी, और लेकिन असाइनमेंट के अंदर सिर्फ 2 असाइनमेंट जो है वो सबमिट कराई है और इसका स्कोर 50% है, तो पार्टिसिपेशन का सब सर्टिफिकेट मिला है, कंप्लीशन का नहीं मिला। यहाँ पे देख रहे हैं 93% अटेंडेंस है, पार्टिसिपेशन 75% असाइनमेंट्स हैं, 29% अटेंडेंस है, पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा
कि उसी हिसाब से जितना अच्छा आप लोगों का काम होगा उसी हिसाब से आपको जो है वो रिकमेंड भी किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी उसी हिसाब से जो है वो मिलेंगे। अगर आपका जो क्राइटेरिया पूरा होगा तो आपको जो है वो इंटर्नशिप के लिए भी रिकमेंड किया जाएगा और आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्लियर है जी? वेब डेवलपमेंट के कोर्स के लिए वर्डप्रेस काफ़ी होगी। भाई डिपेंड करता है, वेब डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स। ठीक है, वेबसाइट्स आप यहाँ पे वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं, ये सीएमएस है। अगर आप बात करें जी मुझे कस्टम बनानी है कोडिंग में, तो फिर उसके लिए काफ़ी नहीं है। फिर उसके लिए आपको रिएक्ट या जेएस वगैरह के जो है वो नोड जेएस का कोर्स वगैरह करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर वेब डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सीखनी पड़ेंगी। वर्डप्रेस जो है वो आपके पास एक सीएमएस है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं यूज होती। डिफरेंस बिटवीन शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस। शॉपिफाई और वर्डप्रेस दोनों जो है वो सीएमएस हैं। अभी हम सीएमएस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सीएमएस क्या होता है। तो मेन इनके अंदर ये है कि वर्डप्रेस जो है वो डिफरेंट वेबसाइट के लिए यूज होता है। शॉपिफाई जो है वो सिर्फ ई कॉमर्स के लिए रिकमेंडेड है कि उसके अंदर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टोर जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, अटेंडेंस जो है वो आपके पास होगी आपकी क्लास 6 बजे है तो 6 से लेकर 6:10 तक आप लोगों की क्लास अटेंडेंस हुआ करेगी रोज। तो जल्दी 6 बजे से 10 मिनट से पहले, 6:10 से पहले आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर अटेंडेंस नहीं होगी। फिर उसके बाद लास्ट में जाके अगर हमारे पास क्वेश्चन आंसर जब हम कर रहे होंगे तब टाइम बचा तो तब हम अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस लगानी कैसे? अटेंडेंस में जब मैं रोज आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो है वो अपना नाम लिख दें चैट में। तो जब आप अपना नाम लिखेंगे तो अटेंडेंस मैं मार्क कर दूंगा। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलेंगे, डिपेंड करता है तो आपने पकड़ने, हमें तो पकड़ के नहीं देने। ठीक है, मैं आपको फ्रीलांसिंग जरूर सिखाऊंगा। अब वो उसके अंदर जो है वो आप जो है वो पकड़ सकते हैं, फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते वो अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं उसको आपको स्किल जरूर दे दूंगा, मेरी फ्रीलांसिंग आप किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। ये मेरा काम है कि आपको बताना, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, उसकी ए एप्स वगैरह आपके साथ शेयर करना। बाकी अब करना आपने। बता दिया उस्मान साहब, मार्क अटेंडेंस जब मैं कल से आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो जब मैं आप लोगों को बोलूंगा तब आप लोगों ने नाम लिख देना। आज अभी लिस्ट नहीं बनी तो आज अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। कल से इंशाल्लाह जब आप लोग ज्वाइन करेंगे 6 बजे तो 6 बज के 10 मिनट तक अटेंडेंस हो जाया करेगी, पहले 10 मिनट में। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मेरा ख्याल जो है वो इंट्रो कर लेते हैं अपना वर्डप्रेस का। अपना तो हो गया, मैंने अपना करवा दिया, आप लोगों ने अपना करवा लिया। तो थोड़ा सा जो है वो वर्डप्रेस के बारे में और डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ लेते हैं। तो अब थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को जरा होल्ड करें, जो जनरल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो चीज़ पढ़ रहे होंगे उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है वो हम अनलीश करते हैं पोटेंशियल ऑफ वर्डप्रेस। कि जो वर्डप्रेस का पोटेंशियल है वो बेसिकली क्या है, उसको आप देखते हैं कि वर्डप्रेस बेसिकली क्या होता है। उससे पहले थोड़े से कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वेब डिज़ाइन क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, और वर्डप्रेस क्या होता है, और वर्डप्रेस के जो है वो क्या बेनिफिट्स वगैरह आपके पास होते हैं। ठीक है जी, तो अब लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसका जो है वो ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम क्लियर कर लें। देन हम जो है वो कल से इस पे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल से पहले आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने उस पर यूज़ करने हैं वो एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये मैं आप लोगों के साथ जो है आज हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो है वो अपने क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जो भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो कर लीजिएगा ताकि मैं वहीं पे जवाब दे दूँ। लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन जेन में आता है तो लिख लें, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो उसको एंड पे जो है वो हम फिर एड्रेस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं वेब डिज़ाइन से, क्योंकि अब ऑब्वियसली कोर्स है वर्डप्रेस का, तो इसके अंदर आप लोगों ने जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, वेबसाइट डेवलप करनी है। आपने जो है वो इसके अंदर सीखना है कि वेबसाइट आप किस तरह से बना सकते हैं। तो पहले आपको एटलीस्ट जो है वो वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट का पता होना चाहिए कि वेब डिज़ाइन जो है वो क्या है और वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है? वेब डिज़ाइन प्रोसेस है किस चीज़ का, कि अब आप जो है वो एक चीज़ सोचते हैं कि मैंने जो है वो क्या उसको आप प्लान करते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें जो है मुझे इम्पोर्टेंट हैं, जो चीज़ें मैंने अपने वेबसाइट पे शो करवानी है। लाइक मैंने अपना जो है वो पोर्टफोलियो दिखाना है, मैंने अपने रिव्यूज़ दिखाने हैं, मैंने अपने क्लाइंट्स के लोगो दिखाने हैं, मैंने अपना काम दिखाना है, मैंने उसपे अपना फॉर्म वगैरह लगाना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप उसको प्लान करते हैं, किसी बेशक पेपर पे कर लेते हैं, कि ये मैंने सारी चीज़ें जो है वो अपनी वेबसाइट पे शो करवानी है। उसके बाद आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करते हैं, उसका आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कि अच्छा ये चीज़ मैंने किस तरह से शो करवानी है। मैंने अगर रिव्यूज़ शो करवाने हैं, मैंने रिव्यूज़ किस तरह से शो करवाने हैं। मैंने अगर पोर्टफोलियो शो करवाने हैं तो मैंने पोर्टफोलियो के साथ शो करवाना है। ठीक है, मैंने अगर बैनर शो करवाना है तो बैनर के साथ शो करवाना है। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, इसे कॉन्सेप्चुअलाइज़ करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट करते हैं, आप बनाते हैं। उसके बाद आप फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी, आप इसको बेशक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करें
आप इसको किसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट करें, आप इसको किसी डिजाइन टूल के जो है वो से इंप्लीमेंट करें। बहरहाल आप इसको जब इंप्लीमेंट करके फिर आप एक वेब डिजाइन जो है वो खड़ा करते हैं। तो ये इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं कि वेब डिजाइनिंग हो रही है, ठीक है। यानी कि पूरा ये जो प्रोसेस है आपका प्लानिंग का, कॉन्सेप्चुलाइज का, इंप्लीमेंटेशन का, इसको आप फिर आप कहते हैं कि ये वेब डिजाइनिंग है। अब इसके अंदर इसके दो पिलर्स हैं, ठीक है। दो पिलर्स या दो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके बेसिकली, कि उनमें से अगर कोई एक भी खराब होता है तो आप कहते हैं कि ये वेब डिजाइन अच्छा नहीं है, ठीक है। दोनों खराब हो तो वेब डिजाइन बहुत बुरा है, एक खराब हो तो वेब डिजाइन अच्छा नहीं है। दोनों अच्छे होंगे तो ही आपका वेब डिजाइन जो है वो एक गुड वेब डिजाइन कहलाएगा, अदरवाइज वो आपका वेब डिजाइन अच्छा नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे आपके पास है एक यूजर इंटरफेस है, एक यूजर एक्सपीरियंस है। मैं कर देता हूँ जी फुल स्क्रीन, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो। मैंने असल में ना वहां पे जाना होता है, रुक जाए। अच्छा, एक मिनट सुन लें पहले, फिर मैं करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक यूजर इंटरफेस है और एक आपके पास होता है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। यूजर इंटरफेस क्या है, यूजर एक्सपीरियंस क्या है। कोई भी अब मैं वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन करता हूँ ताकि उधर से आप क्लियरली वहां से देख सकें कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है। यूजर इंटरफेस है आपके सामने, जो आपको इंटरफेस जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको जो भी डिस्प्ले स्क्रीन नजर आ रही है, जिस तरह से आप जो आपका ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन है, ठीक है, वो आपका कहलाता है यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे आपके पास ये यूजर इंटरफेस है, ये वेबसाइट आपने ओपन की तो ये इसका एक इंटरफेस है, ठीक है जी, जो आपको शो हो रहा है। अब इसके अंदर इंटरफेस के अंदर क्या क्या रहता है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाता है, इसकी कलरिंग स्कीम है, ये सारे आप ये देखें इसका इंटरफेस है, ठीक है। अब अगर आपको कोई इसके अंदर ऐसा कलर यूज हुआ होता है, ये पर्पल की जगह पे कोई डार्क रेड हुआ होता है, या कोई ऐसा कलर हुआ होता, शॉकिंग हुआ होता, रेड हुआ होता, तो जो आपकी आंखों को लग रहा होता और आपकी आंखों को चुभ रहा होता, ठीक है, तो इसका मतलब होता कि ये एक अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं है, क्योंकि आपको इसके अंदर जो है वो मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है कि ये आपकी कलर स्कीम ऐसी यूज हुई है जो आपकी आंखों को इरिटेट कर रही है। इस तरह से अगर ये फोन कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको पढ़ा ही ना जा रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके क्या रीडेबिलिटी इश्यूज होते हैं। रीडेबिलिटी अगर आपके इश्यूज होते हैं तो भी आप क्या कहते हैं कि ये यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर इसका फॉन्ट भी अच्छा है, इसकी कलर स्कीम भी अच्छी है, और आप जो है वो इसको अच्छे स्मूथली जो है वो इसका आपको यूजर इंटरफेस अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, ठीक है, सारा इसका डिजाइन आप समझते हैं कि जी अच्छा है, काफी अच्छा है, हर चीज में सही है, तो फिर इसका मतलब है कि यूजर इंटरफेस जो है वो अच्छा यूजर इंटरफेस है। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला आ जाता है कि रीडेबिलिटी का मसला है, कलरिंग स्कीम का मसला है, या कोई भी इस तरह के इंटरफेस में मसला आपको लगता है, तो आप कहेंगे कि जी कि ये इसका यूजर इंटरफेस जो है वो अच्छा नहीं है। और अगर यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है तो फिर वेब डिजाइन भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दूसरी चीज है यूजर एक्सपीरियंस। अब यूजर एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें आ जाती है कि मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, मैं इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो अबाउट अस पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब ये अगर क्लिक ही ना होता, ठीक है, अबाउट अस पे मैंने क्लिक किया तो अब ये क्लिक ही ना होता, इसका मतलब है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मैं तो ये चाह रहा था कि इस पे मैं क्लिक करूंगा, मैं ये फील कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली जो यूजर है उसकी फीलिंग पे डिपेंड करता है जो यूजर एक्सपीरियंस होता है। अब मुझे ये फील थी कि यार मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो ये अबाउट अस के पेज पे लेके जाएगा, और वहां पे वो नहीं। अब यहाँ पे होम लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करूँ मुझे वो होम पे ना लेके जाए, तो इसका मतलब है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे होम पे लेके जाएगा और वो नहीं लेके गया, तो इसका मतलब है कि मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ। तो ये हर यूजर पे डिपेंड करता है उसका एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ स्टैंडर्डाइज रूल्स होते हैं तो आप उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से अब अगर आप यहाँ पे आए हैं, अब आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि मैं इनके साथ कॉन्टैक्ट करूँ, और आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट की जगह नहीं मिल रही। अब आप यहाँ पे आपने सर्विसेज देखी, आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे उनके साथ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बटन नहीं आ रहा, यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट का बटन आया, ठीक है। तो यहाँ पे इतने दूर आपको यहाँ पे आना पड़ा, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहीं पे कहीं दरमियान पे भी कोई कॉन्टैक्ट का बटन होता है, जहाँ से आप जैसा यहाँ पे ये सर्विसेज है तो यहाँ सर्विस के नीचे ही कॉन्टैक्ट का बटन लगा दें, ताकि जैसे ही मैं सर्विसेज पढ़ता, अगर इन सर्विसेज मुझे कोई चीज़ चाहिए होती तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेता, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है तो फिर आप समझ आपके मुताबिक ये कोई इतना अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे आना पड़ा, लेकिन इतने जल्दी जो है वो कस्टमर नहीं, यूजर जो है वो इतनी जल्दी वेबसाइट छोड़ के नहीं जाता, एटलीस्ट वो नीचे तक स्क्रॉल जरूर कर लेता है। तो यहाँ पे भी मिल गया तो इट्स मीन कि अच्छा है यूजर इंटरफेस, लेकिन ज्यादा बेहतर हो सकता था अगर ये यहाँ पे या इधर जो है ना वो यहीं पे जो है वो आपके साथ लगा होता। तो ठीक है, ये इन्होंने लगाया हुआ गेट स्टार्टेड, तो अगर यही भी ये भी हेडर जो है ये भी साथ साथ मूव हो जाता तो फिर भी गेट स्टार्टेड का बटन यहाँ पे मिल जाता आपको, ये वाला स्टिकी अगर हेडर होता तो मजीद बेहतर आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो हो सकता था। तो ये आपके पास कुछ चीजें होती हैं जिसको आपका जो वेब डिजाइन है वो सबसे पहले होता क्या है कि इसके पास जाता है, वो सबसे पहले यूआई यूएक्स डिजाइनर के पास जाता है। यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स होते हैं जो इनको डिजाइन करते हैं वेबसाइट को। उसके बाद फिर जो डेवलपर की बारी आती है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, और इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करके स्टैटिक डिजाइन को फिर डायनामिक बनाता है। जो आपका यूआई यूएक्स वाला बंदा है वो आपको पहले फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में डिजाइन होता था, ठीक है, तो वो जो है वो आपको इमेजेस के तौर पे आपका डिजाइन आ जाता था, आप उस डिजाइन को फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे डायनामिकली।
ठीक है जी। तो अब क्या है कि अब एडोब एक्सटी और फिग्मा वगैरह भी आपके पास टूल्स आ गए हैं जो थोड़ा सा आपको जो है वो इंटरेक्टिव फील भी दे देते हैं। ठीक है, उसको फिर आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये आपके पास जी है वेब डिज़ाइन। ठीक है, इसमें कोई मसला मसाइल है तो बताएं। अच्छा, तो अब अगर हम इसको जो है वो देखें तो इसके जो है वो डिफरेंट टूल्स हैं आपके पास। एडोब एक्सटी है और फिग्मा, ये दोनों मोस्टली आजकल यूज होते हैं यूआई यूएक्स में। पहले, इससे पहले आपको फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर यूज होता था। मैंने बताया कि फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के अंदर बिल्कुल आपके पास समझिएगा स्टैटिक इमेजेस आती थी वेब डिजाइन की, और आपने फिर उनको कन्वर्ट करना होता था। एडोब एक्सटी और फिग्मा जो है वो थोड़े से इंटरेक्टिव आपको दे देते हैं, बल्कि बैकएंड में जो है वो एचटीएमएल सीएसएस वगैरह भी इनको जो है वो बना के दे देते हैं। तो उसमें ज़रा ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है वेब डिजाइनर की, जिसने उसको डायनामिकली इंप्लीमेंट करना हो। उसके बाद लैंग्वेजेस आपके पास यूज होती हैं। जब आप इनको डायनामिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके पास लैंग्वेजेस यूज होती हैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मोस्टली वेब डिजाइन के लिए ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज होती है? टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जावास्क्रिप्ट। अब HTML किसके लिए यूज होती है? स्ट्रक्चर के लिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे पता नहीं हेडिंग है, हेडिंग का टैग लग गया, देन आपके पास लिस्ट लगी हुई है तो लिस्ट आ गई, उसके ऊपर लिख दिया टूल्स है, देन उसके बाद एडोब एक्सडी फिग्मा और फोटोशॉप इलस्ट्रेटर है, देन एक और लिस्ट है, उस पर आपने लिख दिया कि उसकी ये हेडिंग है और नीचे उसकी ये लिस्टिंग है। तो ये आपने इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन आप उसके दरमियान स्पेस कितनी है, इसको फॉन्ट कौन सा देना है, इसको बोल्ड करना है, इसका साइज क्या होगा, इनके दरमियान स्पेस कितनी होगी, इनका कलर्स क्या होगा, ये सारी चीजें किस में होंगी? CSS में, कैस्केडिंग स्टाइल शीट में। और जावास्क्रिप्ट में आपके पास आ जाती है एनिमेशन। ठीक है जी, कि आपने जो वेबसाइट है उस पर आपने कौन कौन सी एनिमेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। यानी कि अभी ये है, अगर मैं इसको रीलोड करूं तो आप ये देखिएगा कि ये काउंटर रन चलता है। ठीक है, तो अभी ये काउंटर चलेगा, ये देखें 0+ से आपके पास ये 600+ पे जा रहा है, ये 90 पे जा रहा है। और इसी तरह से ये देखें टैक्स ऊपर आ रहा है, इस तरह से ये सारी आपके पास सर्विसेज आ रही हैं। ठीक है जी, नीचे से स्वाइप होकर ऊपर आ रही है, सारी की सारी एनिमेशन जो है, ये देखें अब ये वाली एनिमेशन है। तो ये जो सारी की सारी एनिमेशन है ये किस चीज में लगती है? ये हमारे पास लगती है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो HTML फॉर द स्ट्रक्चर, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट फॉर द स्टाइल्स, और जावास्क्रिप्ट फॉर द एनिमेशंस। तो ये आपके पास है जी वेब डिजाइन। नहीं नहीं नहीं, फिग्मा शिग्मा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है फिग्मा पढ़ने का। हम सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जब आपने, क्योंकि फिग्मा की फाइल्स आपके पास आ सकती हैं जिसमें से आपने वेबसाइट वर्डप्रेस की जो है वो बनानी है, कि फिग्मा से आप जो है वो कन्वर्ट करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। तो इसलिए जो है वो आपको एटलीस्ट इनका आइडिया हो कि यूआई यूएक्स के टूल्स कौन से होते हैं। अच्छा, उसके बाद वेब डिजाइन जब आपके पास बन गया, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप आ जाता है वेब डेवलपमेंट। ठीक है जी। वेब डेवलपमेंट क्या करते हैं? जब आपने वेब डिजाइन कर लिया है तो आप उसके ऊपर ज़ाहिर है डेवलपमेंट होगी, उसके अंदर आप इनको जो है वो लिंक करेंगे। ये अबाउट अस है, ये सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है, गेट स्टार्टेड है। गेट स्टार्टेड पे मैं चाह रहा हूँ, या क्लिक होगा तो आप किसी जगह पे लेके जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिंकिंग हुई है सारी, अब ये क्या है? ये बेसिकली आपके पास डेवलपमेंट में आता है। डिजाइन तो आपने बना लिया, लेकिन इसको डायनामिक जब करना है, जब हमने इसको किसी पे जो इंटरलिंकिंग करनी है, या कोई फॉर्म है उसको सबमिट करवाना है, या कोई भी ऐसी चीज जो है वो किस पे आती है? वो डेवलपमेंट में आ जाती है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट में। अब वर्डप्रेस डेवलपमेंट के दो जो है वो आप समझे कि टेक्निक होती है। एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेक्निक होती है, आप समझे दो किस्म की डेवलपमेंट होती है। एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी होती है। वो क्लाइंट साइड को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो क्लाइंट है, जो आपका यूजर है, वो देख सकता है। लाइक अब वो यहाँ पे अगर कोई फॉर्म फिल करता है, यहाँ फिल करके वो सेंड मैसेज करता है, अभी इसको शो हो रहा है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अच्छा, ये अब एक किस्म की डेवलपमेंट है कि ज़ाहिर सेंड मैसेज किया तो कोई रिस्पॉन्स आया, तो ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है। लेकिन अब ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ये उसको शो हो रहा है कि अच्छा ये इस तरह से, ये अगर मैं ये फील्ड नहीं फिल करूंगा तो ये मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब ये उसको फ्रंट पे शो हो रहा है, लेकिन बैक पे किस तरह से वैलिडेशंस लगी हुई हैं, वो आपके बैक एंड डेवलपमेंट है, जो उसको शो नहीं हो रहा, उसको आप सर्वर साइड भी कहते हैं। कि अब इस तरह से ये कॉन्टैक्ट ऐसा है, उसको तो ये पता है कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट के पेज पे ले जाएगा, लेकिन इसके बैक एंड पे कैसे लिंक लगा है, वो कैसे लेके जा रहा है, ये बैक एंड डेवलपमेंट है और सर्वर साइड डेवलपमेंट है, जो कि उसको शो नहीं होती। तो ये आपके पास दो किस्म की डेवलपमेंट होती है। फ्रंट एंड जो क्लाइंट साइड होती है, जो क्लाइंट को शो हो रही होती है, और एक होती है बैक एंड जिसको शो नहीं होती, वो होती है सर्वर एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जिस तरह से वो ईमेल करता है, यहाँ पे सब्सक्राइब करता है, तो जब अगर सब्सक्राइब हो रहा था उसको शो होगा कि अच्छा यहाँ पे मैं ईमेल डाल के सब्सक्राइब करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा आ जाता है कि यू हैव बीन सब्सक्राइब। ठीक है, और बैक एंड पे उसको जो है वो ईमेल चली जाती है। अब उसको तो ये पता है कि यहाँ पे मैं ईमेल डालूंगा, सब्सक्राइब करूंगा तो मेरे पास एक ईमेल आ जाएगी, ये अब उसको शो हो रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बैक एंड पे किस तरह से हो रहा है। लाइक ईमेल जाएगी, यहाँ पे सब्सक्राइब होगा तो वो ईमेल जाके डाटाबेस के अंदर स्टोर होगी। डाटाबेस क्या होती है? डाटाबेस आपके पास टेबल्स के फॉर्म में डाटा आपका जहाँ पे स्टोर होता है, उसको आप डाटाबेस कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये ईमेल जब वो लिखेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो उसको नहीं पता कि भाई यहाँ पे पीछे कोड लगा होगा जो इस ईमेल को जाके डाटाबेस में स्टोर करेगा, फिर उस ईमेल को जो है वो टूल के साथ इंटीग्रेट हुआ होगा, फिर उसको आपको जो है वो एक ईमेल रिसीव होगी। तो ये सारी चीज उसको नहीं पता बैकएंड पे क्या हो रहा है।
ठीक है। तो बैक एंड जो है वो आपके पास सर्वर साइड डेवलपमेंट है, और फ्रंट एंड क्या है उसके पास जो नजर आ रहा है वो आपके पास क्या होती है, फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड जो है वो होती है कि वेब पेज लुक किस तरह से करता है और वेब पेज वर्क किस तरह कैसे कर रहा होता है बैक साइड पे, वो बैक एंड डेवलपमेंट होती है। तो ये आपके पास होती है डेवलपमेंट। स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट ये होती है बेसिकली कि स्टैटिक आपके पास ये है कि अब उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब आप ये समझिए कि उस पर क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। या आप जो है वो अब आपने उस पर जो है वो यहाँ पे एक कंटेंट लेके रख दिया है, वो स्टैटिक कंटेंट है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। बेसिकली दो असल में ना इसके पहलू हैं, उसको आप जो है वो लेके जा सकते हैं। एक तो हो सकती है कि कंटेंट वाइज स्टैटिक या डायनामिक, उसके अंदर ये होता है कि आपका कंटेंट सब में सेम ही है, स्टैटिक कंटेंट है, जितने भी यूजर है सबके लिए एक ही जा रहा है। तो अगर आप कंटेंट वाइज स्टैटिक की बात करेंगे तो वो ये होती है कि उसमें सारा कंटेंट सेम ही होता है, वो किसी भी यूजर के लिए चेंज नहीं हो रहा था, तो वो स्टैटिक जा रहा होता है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल वेबसाइट की बात करें, स्टैटिक वेबसाइट या डायनामिक में, उसमें क्या फर्क है, तो उसमें ये है कि आप ये देखें कि ये स्टैटिक होती है अगर ये क्लिकेबल, इसमें कुछ ना होता, बस ये यहाँ पे खड़ी होती है, इस पर अबाउट अस पे क्लिक करते तो कुछ भी ना हो रहा था, सर्विस पे क्लिक करते तो ये क्लिकेबल ही ना होते। तो आप इसको कहते हैं कि स्टैटिक है। डायनामिक है तो मतलब डायनामिक से मुराद होता है कि कोई चीज मूव करी है, ठीक है। तो आप इसमें कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो इसका मतलब ये वर्क कर रही है, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे ले गया, तो ये आप इसको डायनामिक वेबसाइट कह सकते हैं। तो आप इसका ओवरव्यू जो है वो इस तरह से ले सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट स्टैटिक और डायनामिक का। तो डायनामिक में जो चीज़ चेंज हो रही है और स्टैटिक में जो चीज़ एक ही जगह पे खड़ी है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अच्छा जी। तो उसके बाद अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर आपके पास कुछ टूल्स होते हैं और कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हमारे पास वेब डिज़ाइन में थे। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो आपके पास यूज़ हुआ करती थी या होती हैं, तो वो आपके पास होती है पीएचपी, पाइथन और एसक्यूएल, ठीक है जी। पीएचपी आपके पास यूज़ होती है, पाइथन यूज़ होती है फॉर द प्रोग्रामिंग, फॉर द डेवलपमेंट, और एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है वो आपके पास यूज़ होती है डेटाबेस के साथ, आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट करने के लिए, डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए और क्यूरीज वगैरह रन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि जी प्रोग्रामिंग जो है वो इनसे आप बचना चाहते हैं या आपको ये मुश्किल लगता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सीएमएस का सहारा ले सकते हैं। सीएमएस क्या होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, और डिफरेंट किस्म के सीएमएस जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। वर्डप्रेस एक सीएमएस है, शॉपिफाई एक सीएमएस है, मैजेंटो एक सीएमएस है, ठीक है जी। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के सीएमएस अवेलेबल होते हैं। सीएमएस की अगर बात की जाए कि वो क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। वो आपको बेसिकली होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे से आपको नाम से वाजे है कि एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, जो आपका कंटेंट है, कंटेंट किस क्या होता है, किसी भी किस्म का कंटेंट हो सकता है। आपके ब्लॉग्स, आपके आर्टिकल्स, आपके इमेजेस, आपके वीडियोस, आपके प्रोडक्ट्स, आपका पेज का कंटेंट, आपकी न्यूज़, आपके आर्टिकल्स, कुछ भी, ठीक है। ये आपका सारा का सारा कंटेंट हो सकता है। तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होती है कि आप उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर दें, आप उसको जो है वो डिज़ाइन करके किसी को शो करवा दें, आप उसको एडिट कर दें, आप उसको अपडेट करें, आप उसको डिलीट करें, आप उसको ऐड करें, जब जहाँ न्यू ऐड करना है न्यू ऐड कर सकें, और जब से जहाँ जहाँ डिलीट करना है उसको डिलीट कर सकें। तो ये सारी मैनेजमेंट है। तो जो आपका कंटेंट है, जब आप उसको ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये मैनेजमेंट पूरी हो गई। तो जो सिस्टम ये सर्विस आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपना कंटेंट वहाँ पे मैनेज कर सकें, तो वो कहलाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपके पास कौन कौन से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ड्रूपाल, मजेंटो, प्रेस्टाशॉप, जुमला, हबस्पॉट, डिफरेंट आपके पास जो है वो इसके अंदर जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और होती है कि बैक एंड पे वही कोडिंग ही चीजें इंप्लीमेंट हो रही होती है, ठीक है। अगर आप चीज को इंप्लीमेंट कर देंगे तो बैक एंड पे कोड इंप्लीमेंट होगा, लेकिन आपका कोडिंग से लेना देना नहीं होगा, क्योंकि आप तो ज़ाहिर है कोडिंग छोड़ के यहाँ पे आए हैं। कोडिंग आपको मुश्किल लगती है, तब आप सीएमएस की तरफ हम मूव करते हैं ना, जब हमें कोडिंग मुश्किल लगती है। तो इसमें फिर चीजें कैसे होती हैं, इसके अंदर होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, अब ये जैसे एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करें, और यहाँ मैं टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, कि मुझे इतना बड़ा जो है ये 4x4 का टेबल चाहिए। अब यहाँ पे 4x4 का टेबल इंसर्ट हो गया। अब मैंने तो कोई कोड नहीं किया इसके बैकएंड पे कि भाई इस तरह से टेबल हो जाए, उसकी ये कलर हो, उसके 4 कॉलम हो, 4 रोज हो, ठीक है, इस जगह पे आ जाए, या उठा के जो है वो इसको छोटा कर दो, या इसको उठा के इधर रख दो। अब मैं यहाँ पे कोई कोड इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे चीज इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जो है मैंने यहाँ पे चीज एक इंप्लीमेंट कर दी है। कोड ऑटोमेटिकली पीछे जो है वो इंसर्ट हो जाएगा कि फलां का टेबल का ये कोड है, जिसको आप बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर भी अक्सर आपने सुना होगा कि वर्डप्रेस जो ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप इसी वजह से कहा जाता है कि चलो जी आपने जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से जो है वो आपने वेबसाइट खड़ी कर ली है, बजाय इसके कि कोडिंग करने के। अभी आ रहे हैं आसान साहब कि हम वर्डप्रेस को क्यों चूज करते हैं। अच्छा, डिफरेंट सीएमएस मैंने आपको बता दिया कि आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अभी अभी चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा तहम्मुल रखें, अभी हमारे सब अभी आगे चल रहे हैं, क्वेश्चंस के अभी जवाब देते हैं आपके। अच्छा, सीएमएस अब हमने इतने सारे हैं, तो हमने किस ब्याह पे चूज करना है।
हाउ टू चूज सीएमएस। सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो ईज ऑफ यूज हो, उसके अंदर जो है ना वो इजी टू यूज हो। ठीक है जी। उसके बाद उसके अंदर डिजाइन ऑप्शन जो है वो बेबहा होने चाहिए कि आप अपना जो कंटेंट है वो आप उसको किसी भी तरीके से जो है वो डिजाइन आप कर सकें। उसके बाद डाटा पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, जो उसका डाटा है वो पोर्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कहीं पे ब्लॉग लिख दी है, आपने कहीं पे आर्टिकल लिख दिए हैं, या आपने अपने जो है वो पिक्चर्स अपलोड कर दी हैं या इमेजेस डाल दी हैं, और वो अब आप जो है वो निकाल ही ना सकें। वो तब आपने एक जगह पे डाल दिया, अब न्यू प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आपको दोबारा से डालना पड़े। तो उस सीएमएस का जो है वो डाटा पोर्टेबल होना चाहिए, यानी कि कहीं और से डाटा आप लेके आए तो उसके अंदर आप अपलोड भी कर सकें और वहां से आप डाटा डाउनलोड भी कर सकें। तो डाटा पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद एक्सटेंशन एंड एड ऑन होने चाहिए, यानी कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अगर आप प्रोवाइड उसके अंदर जो है इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप इजीली कर सकें। ये ना हो कि भैया तो आप यही कुछ है, इसके अंदर करना है तो करो, अदरवाइज और कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक्सटेंशन एंड एड ऑन डिफरेंट उसके पास होने चाहिए। उसके बाद ही हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन उसके अच्छे होने चाहिए। हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन दो चीजें कि भाई अगर तो उनकी जो सपोर्ट है उस प्लेटफॉर्म की, उस सीएमएस की, वो तगड़ी है तो ठीक है। अगर वो तगड़ी नहीं है तो फिर उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जैसे वर्डप्रेस की कम्युनिटी है, अच्छी खासी स्ट्रांग कम्युनिटी है, ठीक है। हर दूसरा बंदा कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन जरा ज्यादा है, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं आपके पास वर्डप्रेस के। अगर आपको उनकी सपोर्ट जवाब नहीं भी देती वर्डप्रेस की ऑफिशियल सपोर्ट, तो आप जाके किसी फेसबुक के ग्रुप में जाके मसला डालते हैं, आपको 20 बंदे आ जाते हैं एक चीज बताने के लिए कि सर ये मसला इस तरह से रिजॉल्व होगा। ठीक है। या आप गूगल पे भी पूछने जाएंगे, देखेंगे तो आपको हजार मसले जो है वो, क्योंकि लोग पहले फेस कर चुके होंगे, कम्युनिटी इतनी बड़ी है। ठीक है। तो आपको उसमें मसला नहीं आता। देन आपके पास वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है जी। इन चीजों पे बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम सीएमएस जो है वो चूज करेंगे। अभी हम आगे देखते हैं कि हम वर्डप्रेस क्यों चूज करेंगे, क्या वो इस क्राइटेरिया में पूरा उतरता है नहीं पूरा उतरता, वो भी हम आगे देखते हैं। अच्छा, पहले हम जो है वो थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट हम और पढ़ लें डोमेन एंड होस्टिंग का, देन हम वर्डप्रेस पे आ जाएंगे। अच्छा, डोमेन अब आपके पास क्या है और होस्टिंग क्या होती है। डोमेन एंड होस्टिंग के दो मेन कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। डोमेन आपके पास क्या होती है, आपके पास डोमेन जो है वो आपका एक यूनिक नेम होता है, जो आपका बेसिकली एड्रेस भी होता है। क्या वर्डप्रेस की वेबसाइट की डिमांड है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, थोड़ा सा तहमुल रखें, अभी देखते हैं कि डिमांड है कि नहीं है। अच्छा, डोमेन जो है वो आपके पास क्या होती है, आपका एक यूनिक नेम होता है जो आपका एड्रेस पे होता है। जिस तरह से आप, अगर इसकी मिसाल हम इस तरह से लें कि आपने सोसाइटी के एक ब्लॉक में आपने एक प्लॉट ले लिया। अब एज ब्लॉक के अंदर आपने प्लॉट लिया, आपका प्लॉट नंबर है 112 एज आपको मिल गया। ठीक है जी, 112 एज। अब वो आपका प्लॉट नंबर हो गया, वो यूनिक हो गया। अब वो आपने ले लिया, तो अब एज ब्लॉक के अंदर 112 और कोई नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है किसी ने आना है, वो आके बताएगा जी मैंने 112 एज जाना है। तो अगर वहां पे दो हुए या दो से ज्यादा हुए तो वो तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा मामला कि भाई कौन से 112 एज जाना है। तो जो आइडेंटिटी है, जो एड्रेस है, वो यूनिक होगा। ठीक है नहीं, अब एच ब्लॉक के अंदर एक ही 112 होगा, जो कि अगर आपने ले लिया तो फिर और कोई नहीं ले सकता जब तक आप उसको बेच ना दें। सेम इज द थिंग विद द डोमेन। डोमेन आपके पास यूनिक नेम होता है, आपका एड्रेस होता है। अगर आपने एक दफा ले लिया तो फिर कोई और नहीं ले सकता अनटिल अनलेस कि आप उसको बेच दें। और ये सिर्फ एक सोसाइटी के प्लॉट की बात, एक सोसाइटी के ब्लॉक की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको कोई नहीं ले सकता। अब गूगल.com एक डोमेन है, ठीक है, यूनिक नेम है और उनका एड्रेस है कि आप गूगल.com पे जाके गूगल पे जा सकते हैं। ठीक है, गूगल.com लिखें तो आपको गूगल पे ले जाएगा। तो वहां पे अब वो गूगल.com वालों ने ले ली डोमेन, तो अब कोई भी और बंदा ऑल ओवर दी वर्ल्ड चाहे जितने मर्जी पैसे दे दे, लाखों करोड़ों रुपए दे दे, वो गूगल.com नहीं खरीद सकता अनटिल ऐसे गूगल को ऑनर वो खुद कहे कि हाँ जी मुझे करोड़ रुपए दो और ये ले लो। ठीक है जी, करोड़ रुपए नहीं, करोड़ डॉलर्स। अच्छा, तो खैर वो अगर खुद बेचे तो बिक सकती है, अदरवाइज कोई और बंदा किसी से खरीद नहीं सकता। अगर किसी ने खरीद ली तो वो क्या क्यों, क्या इस वजह से उसे कहते हैं कि वो यूनिक नेम है, एक बंदे के पास ही होगा, एक ज्यादा के पास नहीं होगा। जिस तरह से एच ब्लॉक का एक प्लॉट है, वो एक बंदे के पास ही होगा, एक ज्यादा नहीं होगा। सोसाइटी में कोई बंदा आ कहेगा जी मुझे 112 एच में जाना है, तो वो कहेंगे जी वो फलां जगह पे। अब वो क्योंकि एक ही होगा, अब अगर एक से ज्यादा हो तो वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात है, ये बात याद रखिएगा कि एच ब्लॉक में 112 है, ए ब्लॉक में भी हो सकता है, बी ब्लॉक में भी हो सकता है, उनका नंबर क्या होगा 112 बी। तो ये जो आपका इसी तरह से जो डोमेन है उसके अंदर जब आपका जो यूनिक नेम बनेगा, वो ये नेम जो आपका प्लॉट नंबर है 112, उसके साथ एच जो आपकी एक्सटेंशन है, या ए या बी जो भी आपका ब्लॉक नंबर है, तो ये आपके यहाँ पे क्या एक्सटेंशन, इसके साथ मिला के ये आपका यूनिक नंबर बनेगा। ठीक है, तो जीमेल सिर्फ यूनिक नेम नहीं है, इसका ये पूरा मिल मिला के gmail.com पूरा ये एक्सटेंशन के साथ, ये आपको एक्सटेंशन होती है और ये आपके पास नेम होता है, तो ये मिला के आपके पास यूनिक नेम बनता है gmail.co। अब वो गूगल के पास शायद ना हो तो वो मैं खरीद सकता हूँ अगर किसी और ने नहीं खरीदी। google.com.pk, अब .com.pk एक्सटेंशन आ गई। ठीक है, तो अब google.com.pk शायद गूगल ना लियो तो मैं खरीद सकता हूँ। google.tech, अब .tech शायद गूगल ने ना लियो तो मैं ले सकता हूँ। google.xyz, अब google.xyz अगर किसी ने नहीं ली
अगर जिसने google.com ले लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि google.xyz मैं नहीं ले सकता या google.abc मैं नहीं ले सकता। नहीं, मैं google.com नहीं ले सकता, बाकी किसी और एक्सटेंशन के साथ शायद मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये क्या होता है, डोमेन यूनिक नेम होता है और आपका एड्रेस होता है। कि जब आप जिसको आप दे देते हैं कि भाई मेरा एड्रेस क्या है, वेब एड्रेस, वहां से पूछेगा क्या है कि आपको ऑनलाइन हम कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, आप उसे बता देंगे google.com या gmail.com, तो वो gmail.com खुलेगा तो आपकी वेबसाइट सामने आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, एड्रेस है और यूनिक है। एक ही बंदे के पास एक एड्रेस होगा, उससे ज्यादा के पास एड्रेस वो वाला नहीं हो सकता। अच्छा, डिफरेंट आपके पास एक्सटेंशन होती हैं। डॉट कॉम है, कमर्शियल बिजनेसेस यूज करते हैं। डॉट ओ आर जी है, ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। डॉट जी ओ वी है, गवर्नमेंट एजेंसी यूज करती हैं। डॉट ई डी यू है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूज करती हैं। ठीक है जी, जिस तरह से कोई वेबसाइट कोई यूनिवर्सिटी की होगी, यू एस या यू एल डॉट ई डी यू डॉट पी के। डॉट पी के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है कि ये पाकिस्तान की वेबसाइट्स है। ठीक है, और इसी तरह से डॉट ई डी यू है तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। डॉट ए है तो दुबई वगैरह, तो इस तरह से आपके पास डॉट सी ए है तो कनाडा। इस तरह से उनकी हर कंट्री की अपनी भी एक जो है एक्सटेंशन होती है। तो ये आपके पास है जी डोमेन क्या है, आपका क्या होता है, यूनिक नेम होता है और आपका एड्रेस होता है। अब आप आ जाए होस्टिंग पे। अब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखें, आपने अब डोमेन ले लिया, आपने एक प्लॉट ले लिया, प्लॉट वाली मिसाल को लेते हैं, आपने एक प्लॉट ले लिया। अब आप कुछ कहेंगे जी मेरा एड्रेस है 112 एच, तो 112 एच पे आएगा प्लान सोसाइटी में, तो वहां पे तो खाली प्लॉट होगा ना। ठीक है, क्योंकि आपने भी उस पर घर नहीं बनाया। तो अब होस्टिंग क्या है, जब आपने जाहिर है अपना कोई आपके पास फर्नीचर है या आपके पास बेड है या आपके पास सोफे वगैरह है, वो सारी चीजें, तो उसके आपने कहीं पे रखना है। ठीक है, उसको आपने जाहिर है उसके अंदर अपना फर्नीचर को सेटअप करना है या उसको प्रेजेंट करना है, सारा कुछ करना है, तो वो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जाहिर है आपको घर बनाना पड़ेगा, एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो जो स्पेस आपने क्रिएट करनी है वो आपके पास क्या है, होस्टिंग है। ठीक है जी, तो जब जो डोमेन है वो आपने ले ली, वो आपके पास खाली प्लॉट है, उसके और एड्रेस मिल गया। अब उसके ऊपर आपने एक स्पेस क्रिएट करनी है जिसके ऊपर आपने अपना कंटेंट रखवाना है, आपने इमेजेस रखवानी है, आपने उसको प्रेजेंट करना है, आपने वर्ड पे इंस्टॉल करना है, सारा कुछ करना है। वो किस पे होगा, वो होस्टिंग पे होगा। आपको एक स्पेस जो है वो वहां पे खरीदनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। फिर आप उस अपने एड्रेस को इस स्पेस से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आपको कोई एड्रेस पे आएगा, तो जो इस स्पेस पे इस पे ये जो आपने ली होगी और इस पे अपना कंटेंट रखवाया होगा, वो वाला कंटेंट देख सकेगा। ठीक हो गया, तो होस्टिंग आपके पास क्या है, स्पेस है, जिसको आप लेके उसके ऊपर अपना कंटेंट वगैरह लगा सकते हैं, जिस तरह से घर बना सकते हैं और उसके अंदर फर्नीचर वगैरह सेट कर सकते हैं, सोफे वगैरह रख सकते हैं, फ्रिज वगैरह सारा कुछ रखवा सकते हैं। और इसी तरह से डोमेन क्या है, एड्रेस है, जो आपका इसको वो करेगा, इंटीग्रेट होगा इसके साथ, और इसके ऊपर जाके जो है वो लोगों को लेके आएगा जब कोई भी वो लिखेगा, तो जब आप दोनों को इंटीग्रेट करवा देंगे। तो कहाँ से ले सकते हैं, गोडैडी से ले सकते हैं। अगर सिर्फ डोमेन लेनी हो तो गोडैडी से ले सकते हैं, सस्ती मिल जाती है, 800-900 हज़ार में मिल जाएगी। लेकिन अगर होस्टिंग लेनी हो तो नेम चीप से ले सकते हैं, सस्ती मिल जाती है और अच्छी होस्टिंग है नेम चीप की। होस्टिंग अगर आप नेम चीप से ले लेंगे तो साथ में आपको एक डोमेन भी फ्री मिल जाएगी। इस तरह से होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, होस्टगेटर है, इन तीनों की भी होस्टिंग अच्छी है। ठीक है, डोमेन ये भी मेरे ख्याल साथ में एक फ्री फ्री दे देते हैं। तो ये जो है तीनों में अच्छी होस्टिंग है, लेकिन ये ज़रा महंगी है। नेम चीप जो है वो अच्छी भी है और सस्ती भी है। गोडैडी की होस्टिंग अच्छी नहीं है, डोमेन उसकी जो है वो बेहतर है। डोमेन सस्ती है क्योंकि, तो डोमेन आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास जी कॉन्सेप्ट थे बेसिक, वो हम लोगों ने ले लिए हैं, वेब डिज़ाइन का, वेब डेवलपमेंट का, सीएमएस का और डोमेन एंड होस्टिंग का। ये आप लोगों को क्लियर है कि इसमें कोई मसला मसाइल है तो बताएं। उसके बाद हम वर्डप्रेस को थोड़ा सा इंट्रो कर रहे हैं और उसके स्टैट्स पे बात करते हैं। बता दिया मैंने कि होस्टिंग आप नेम टिप से परचेज कर सकते हैं, बस उसका आपने थोड़ा सा ये देखना है कि उसकी बैंडविड्थ वगैरह अच्छी होनी चाहिए। डिपेंड करता है आपने कितनी वेबसाइट चाहिए और कितनी आपकी बड़ी वेबसाइट है, तो उसकी स्पेसिंग आप देख सकते हैं कि स्पेस उसको कितनी ऑफर हो रही है उस पैकेज के अंदर। और जो है वो होस्टिंग कितने की आती है, साल की आपकी बनती है तो 24-30, 6-7 हज़ार रुपए की शायद आपको जो है वो। शेयर्ड होस्टिंग आप ले सकते हैं, पर्सनल सर्वर आपको बहुत महंगा पड़ेगा। शेयर्ड होस्टिंग आप ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी किसी से ना लें, जो पाकिस्तानी जो चीज़ें बेच रहे होते हैं उससे ना लें। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के थोड़े से कॉन्स भी होते हैं, जाहिर है सस्ती तो आपको पड़ी जाती है, लेकिन उसमें मसला भी हो जाता है कि आपका जो है उसमें ये मसला होता है कि अगर कभी कभार जो है वो शेयर्ड होस्टिंग वाले सर्वर पे किसी की वेबसाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो फिर आपकी भी ज़्यादा होस्टिंग उस पर इफेक्ट हो रही होती है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी जगह से ले लेंगे, लाइक नेम चीप से ले लेंगे, तो वो इस बात का जरा ख्याल रखते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको इस तरह के प्रॉब्लम, मुझे आज तक प्रॉब्लम इस तरह को फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, पाकिस्तानी जो आपके ये चीज़ें जो बेच रहे होते हैं इन पे ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। पर्सनल 7 के ऊपर ये 7,000 आपको पड़ेगा होस्टिंग का, प्लस डोमेन भी आप समझ लें क्योंकि उसके अंदर इंक्लूडेड होगी शेयर्ड होस्टिंग का। नेम चीप की बात कर रहा हूँ, अराउंड इतना पड़ेगा।
बाकी आपने बैंडविड्थ चेक करनी होती है कि बैंडविड्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उनकी सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, सी पैनल उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, और कितनी वेबसाइट आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं ये भी आपने देखना होता है। तो वो आपकी डिपेंड करता है कि आपने भाई कितनी हैवी वेबसाइट क्रिएट करनी है और कितनी वेबसाइट उसके ऊपर क्रिएट करनी है, वो भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे मूव करें। क्लियर है तो चीज़ें। जी जी, होस्टिंगर से भी ले सकते हैं। सीडीएन आपको मेरा ख्याल नहीं है कि सीडीएन कोई जो है वो देता होगा, अगर देता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देता तो आपको सीडीएन जो है वो सेपरेटली बाय करना पड़ता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। वही है ना, वो आपकी डिपेंड करता है ना आपकी फंक्शनैलिटी पे कि आप कितनी हैवी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। आप अगर बहुत हैवी है, आपको सीडीएन भी चाहिए, तो आप वो भी सेपरेटली बाय कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। खैर अभी ये ऊपर की बातें ना करें हमारे भाई, आई नो आपको बहुत नॉलेज है माशाल्लाह, लेकिन ये काफी जो है वो स्टूडेंट बेचारे वो हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा जी, चलें जी, आप आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा वर्डप्रेस का जो है वो इंट्रो करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि वर्डप्रेस आपके पास क्या है, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने जो ब्लॉग्स वगैरह या आपके आर्टिकल्स, जितना भी आपका कंटेंट है, आपकी इमेजेस, आपकी वेब जो है वो आपकी वीडियोस, आपके पेजेस, सारी चीज़ें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप जो है वो उसको जो क्या उसे कहते हैं, लोगों को शो करवा सकते हैं, फिर उनको ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ई कॉमर्स बनाना चाहें, प्रोडक्ट शो करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं, जो भी चीज़ आप उस पर करवाना चाहते हैं, क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और बड़ा अच्छा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसको आप जो है वो यूज़ करके अपनी जो भी चीज़ आपके जो कंटेंट में आपके समझ में आती है, आप उसको वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अच्छा है, या जो हमने आप लोगों ने पहले क्वेश्चन पूछे थे कि भाई सीएमएस पे जो आपने बताया कि हम किस बेहाफ पे सीएमएस चूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले देखे थे कि हमने किस बेहाफ पे सीएमएस चूज करना है, इनको माइंड में रखना है। और देन हम देखेंगे जी बेनिफिट्स ऑफ वर्डप्रेस क्या है। सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव का हमारा वहाँ पे पॉइंट है, तो वर्डप्रेस फ्री है जी। वर्डप्रेस के कोई चार्जेस नहीं होते, आप वर्डप्रेस को सिंपल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। डोमेन एंड होस्टिंग के आपके चार्जेस होते हैं, वो आपने ऑब्वियसली वेबसाइट अगर कहीं पे बनानी है तो वो आपको लेनी ही पड़ती है, डोमेन प्लस होस्टिंग, क्योंकि आपने कहीं पे होस्ट करनी होती है वेबसाइट। लेकिन वर्डप्रेस इटसेल्फ जो है वो फ्री है, उसके आपको कोई चार्जेस नहीं होते, आप वर्डप्रेस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी होस्टिंग या डोमेन पे। अच्छा जी, फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल है फॉर चेंजिंग नीड्स। ठीक है, हजार किस्म के चेंज आप कर सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं। डिजाइन में चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, डेवलपमेंट में चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी आप उस पर चेंज करना चाहें, जिस भी किस्म का चेंज करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो इस मामले में वर्डप्रेस जो है वो फ्लेक्सिबल है और अडॉप्टेबल है कि वो जो चेंजिंग नीड्स है उनको वो अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आपको हर चीज जो है वो सामने मिल रही होती है, आपको पता लग रहा होता है कि अच्छा यार ये क्या चीज जो है वो इसके ऊपर है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली से मुराद यही होता है कि आपको मतलब मुश्किल ना आए यूज करने में। तो आप जब देखेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो उसमें मुश्किल नहीं आएगी, वो इजी टू यूज होगा। आपको याद होगा कि सीएमएस में मैंने पहला पॉइंट भी यही देखा था कि वो ईज ऑफ यूज उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो इजी टू यूज है, वर्डप्रेस इज वेरी इजी टू यूज। इसी वजह से लोग जो है वो प्रोग्रामिंग छोड़ के वर्डप्रेस की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि उसके अंदर डिजाइन ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स होते हैं जो कि आपको डिजाइन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब दो इसके अंदर मेन चीजें होती हैं, एक होते हैं थीम, एक होते हैं प्लगइन्स। तो इन दोनों का जरा चीजें जेहन में रख लें, एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाद में इनको हम तफसील से जाहिर देखेंगे। थीम्स जो होते हैं वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिजाइन, कि वर्डप्रेस की वेबसाइट का डिजाइन जो है वो किस तरह से होगा, फॉन्ट स्टाइल कौन से होंगे, कलरिंग स्कीम, ये सारी चीजें थीम सेटिंग्स के अंदर जो है वो आ रही होती है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इसके लिए डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पास थीम्स। और प्लगइन्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, प्लगइन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी फंक्शनैलिटी के लिए, किसी भी किस्म की अपने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, लाइक ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, कोई फॉर्म की फंक्शनैलिटी लगानी है, कोई चैट विजेट लगाना है, किसी भी किस्म की आपने फंक्शनैलिटी लगानी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, प्लगइन। और थीम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फॉर द डिजाइन। तो आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स होते हैं, फ्री में आपके पास बेतहाशा थीम्स पड़े होते हैं, पेड के भी बेतहाशा वर्जन आपके पास पड़े होते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो किसी भी किस्म के जो है वो थीम यूज करके, हजारों थीम आपके पास अवेलेबल है शॉप अपने वर्डप्रेस के अपने थीम स्टोर के अंदर भी। ठीक है, कोई 11-12 हज़ार अवेलेबल है, और उसके अलावा भी आपके पास कई जगहों पे पेड थीम्स जो है वो आपके पास मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस साइट्स रैंक हाई। ठीक है जी, वर्डप्रेस क्योंकि बेसिकली आपको मैंने बताया है कि वर्डप्रेस, अगर नहीं बताया तो बता देता हूँ कि वर्डप्रेस जब बनाया गया था तो उसका एक ही सोल पर्पस था, वो था ब्लॉगिंग। ठीक है जी, यानी कि वो बनाया ही इसी चीज को माइंड में रख के है। जब वर्डप्रेस स्टार्ट में बनाया गया था तो इट वाज फेमस फॉर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म।
फिर ये ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, यहाँ पे अपनी न्यूज़ लिखते हैं, यहाँ पे अपने जो है वो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो ये एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। बाद में ज़ाहिर है ऐसा ऐसा चीज़ें जब आती गई, प्लगइन्स आते गए, तो फिर उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। अब आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बनानी हो तो आप वर्डप्रेस के अंदर बना लेते हैं। लेकिन जब बनाया गया था तो वो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखा गया था। तो उसके अंदर एसईओ के ऑप्शन भी आपके पास जो है वो आपको मिल जाते हैं, और वर्डप्रेस की साइट्स भी अच्छी रैंक होती हैं, तो आप डिफरेंट प्लगइन्स के थ्रू भी उनके जो है वो एसईओ कर सकते हैं। ऑब्वियसली एसईओ जिस साइट की होगी वो ही रैंक हाई होगी, लेकिन ये है कि उसके अंदर क्योंकि जो है वो ब्लॉग्स को मद्देनज़र रख के बनाया गया है, तो आर्टिकल्स वगैरह आपको अच्छे आसानी से जो है वो आप उनको उनके एसईओ करके उनको रैंक करवा सकते हैं। अपडेट्स आर ईज़ी, वर्डप्रेस के अंदर आप जो है वो उनको अपडेट्स ईज़िली करवा सकते हैं, ठीक है? वन क्लिक आपके पास अपडेट हो जाता है। प्लगइन्स आपके पास बेबहा है, मैंने आपको बताया। मोस्टली आपके पास फ्री प्लगइन होते हैं, कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन हैं जो आपके पास पेड होते हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे प्लगइन्स आपके पास फ्री में होते हैं, और आप जो भी फंक्शनैलिटी चाहेंगे, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है? तो वो आप फंक्शनैलिटी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ हो सकता है शायद ना हो अवेलेबल, आप ये ना कह देना कि मैं ये सोच रहा हूँ, बताएँ आपके है कि नहीं? कुछ हो सकता है कि जी शायद ना अवेलेबल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और हेल्प इज़ ऑल अराउंड, मैंने आपको बताया था कि हेल्प जो है वो वहाँ पे होनी चाहिए। तो आपको पता है कि वर्डप्रेस की बड़ी-बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। वर्डप्रेस पे, फेसबुक पे इतने ग्रुप हैं, लिंक्डइन पे ग्रुप हैं, तो आप कहीं पे भी जाके जो है वो कोई भी अपना क्वेश्चन पूछेंगे, गूगल पे पूछ लें। कहीं पे भी अगर आप स्टक होते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको फ़ौरन जो है वो उसका रिस्पॉन्ड आ जाएगा, कोई ना कोई आपको बता देगा। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो बाकी जो सीएमएस हैं उन पे हम प्रेफ़र करते हैं वर्डप्रेस को। ठीक है जी? जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि हम वर्डप्रेस को क्यों प्रेफ़र करते हैं या हम क्यों वर्डप्रेस चूज़ कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमने एक सीएमएस का चूज़ करने का क्राइटेरिया सेट किया और देन हमने वर्डप्रेस को उसके ऊपर जाँचा, तो हमें पता लगा कि यस इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया, और उसके बाद फिर हमने जो है वर्डप्रेस को हम चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर वर्डप्रेस वेबसाइट की कुछ स्टैट्स की बात की जाए, तो 810 मिलियन, जो आपका एक और क्वेश्चन था किसी का, महक का था शायद, कि जो वर्डप्रेस वेबसाइट की डिमांड है या नहीं है, तो उसको अभी हम देखते हैं कि 810 मिलियन वेबसाइट्स जो है वो यूज़ करती हैं वर्डप्रेस को, व्हिच इज़ 43% ऑफ ऑल द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अब आप खुद देखें कि वर्डप्रेस के अलावा कितने प्लेटफ़ॉर्म हैं, कितने सीएमएस के मैंने आपको नाम दिए 8-10 के। उसके अलावा सीएमएस को आप छोड़ भी दें, तो उसके अलावा आपकी कस्टम प्रोग्रामिंग में कितनी वेबसाइट बनती हैं, ठीक है? वो सारी मिला के भी आपके पास जो 57 बनती है, और अकेला वर्डप्रेस के पास जो है वो इतनी बड़ी चीज़ कम्युनिटी है कि वो 43% ऑल वेबसाइट्स जो वेब इंटरनेट पे है, उसके अंदर से 43% जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है? और ये नंबर अब इंक्रीज़ भी हो गया होगा। अच्छा, और सीएमएस मार्केट की अगर बात की जाए ना, तो 64.2% शेयर्स खाली वर्डप्रेस के पास है। उसके अलावा 10, 20, 30 पता नहीं कितने सीएमएस होंगे, उनके पास मेल मिला के को तकरीबन 35.8% जो है वो शेयर बनता है। बाकी जो है वो 64.2% शेयर खाली वर्डप्रेस के पास है, जो कि व्हिच इज़ मोर देन 10 टाइम्स ग्रेटर देन इट्स क्लोज़ेस्ट कंपेटिटर, ठीक है? यानी कि जो इसका सेकंड नंबर पे भी आता है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा शेयर है इसके पास। और 20.2% ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट्स एंड 8.7% ऑफ ऑल वेबसाइट यूज वूकॉमर्स। ठीक है, आप शॉपिफाई देखें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टोर्स के लिए, ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद 20% जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो आपके ई कॉमर्स की वेबसाइट है, यानी कि 8.7% ऑफ ऑल वेबसाइट जो है वो आपके पास वू कॉमर्स की वेबसाइट है। विच मीन देयर आर 163.5 मिलियन वू कॉमर्स स्टोर्स। 20,000 वर्डप्रेस थीम्स हैं, ज़्यादा ही होंगे, इंक्लूडिंग 10,000 फ्री थीम्स नहीं, ये ज़्यादा नंबर ज़्यादा हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँगा। और 60,000 आपके पास फ्री वर्डप्रेस प्लगइन्स जो है वो आपके पास डब्ल्यूपी प्लगइन डेटाबेस में जो है वो आपको मिल जाते हैं। और अगर मज़ीद डिमांड की बात की जाए, कि जो डिमांड है या ख़त्म हो गया है, तो आप ये कुछ मोस्ट नोटेबल बिग नेम्स हैं आपके पास व्हिच आर यूजिंग वर्डप्रेस। माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ वर्डप्रेस पे बना हुआ है, द व्हाइट हाउस वर्डप्रेस पे बनी हुई है वेबसाइट, टाइम मैगज़ीन वर्डप्रेस पे है, मेटा का न्यूज़ रूम वर्डप्रेस पे है, टेक क्रंच, सोनी म्यूज़िक, सीएनएन प्रेस रूम, स्पॉटिफाई न्यूज़ रूम, ये सारे जो है वो आपके पास यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो थोड़ा-सा हमने इंट्रो किया डिफरेंट हमारे कॉन्सेप्ट का, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, देन सीएमएस, देन डोमेन, होस्टिंग, और उसके बाद वर्डप्रेस का इंट्रो किया, और वर्डप्रेस को देखा कि वो सीएमएस चूज़ करने क्राइटेरिया पे फुलफिल होता है, नहीं होता, और वर्डप्रेस के स्टैट्स देखे, और फिर कुछ नेम्स देखे जो वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ करते हैं। तो ये था जी हमारा इंट्रो टू वर्डप्रेस। और पहली जो है वो क्लास थी, तो हमें उसके अंदर जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने थे, व्हिच वी हैव डन दैट। और कल से जो है वो फिर इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ आएँगे कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है। सर कैन यू प्रोवाइड नोट्स? नहीं सर, नोट्स मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, नोट्स आप लोगों ने खुद बनाने हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है, आप शायद लेट आए हैं, या अगर पहले आप अवेलेबल थे तो मैंने आपको बताया कि एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक डायरी और एक पेंसिल जब भी क्लास में बैठें तो साथ लेके बैठें, ताकि आप स्टेप्स नोट करते जाएँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगी, रिकॉर्डिंग से आप दोबारा भी बेशक बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास जो भी लेक्चर होगा उससे अगले दिन आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाया करेगी। ठीक है जी। तो दिस वाज द लेक्चर जी। अब किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ लें, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, या कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो पूछ लें। जो भी आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरीज है तो आप लोग बताएं। जी मुनीर रवान साहब। जी जी सर, मैंने अ, माइक कर दिया आपका अनम्यूट। हाँ जी। जी सर, मुझे पूछना था कि बेसिक हम इसमें जो वेबसाइट बिल्डर है वो कौन सा यूज़ करेंगे, एलिमेंटर वगैरह यूज़ करेंगे या जी जी कोर्स मैंने के बाद? बताया है, मैंने बताया है कोर्स करिकुलम में कि थीम बेस्ड वेबसाइट भी बनाएंगे और कस्टम बेस्ड वेबसाइट के लिए हम एलिमेंटर यूज करेंगे। और एक चीज़ मुझे और कंफर्म करनी है कि वर्डप्रेस के अंदर अब जो लेटेस्ट मेटावर्स और वेब 3.0 के अंदर जो वेबसाइट्स आ रही हैं 3D के अंदर या एनिमेशन के अंदर, क्या वर्डप्रेस उनको सपोर्ट करता है? यार इस पे मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, इसको देखना पड़ेगा कि 3D के अंदर मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है कि 3.0 के अंदर जो वेबसाइट्स आ रही हैं उनको वर्डप्रेस अभी तक सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली होप सो इन फ्यूचर में करेगा। अदरवाइज तो आपको पता है कि अगर जो चीज़ नहीं करेगी उसको अडॉप्ट वो खत्म हो जाएगी। तो वर्डप्रेस ज़ाहिर है खत्म होने के लिए तो नहीं है अभी वो। अगर नहीं कर रहा इस वक्त मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ये कंफर्म कर जरूर कर सकता हूँ कि वो इन फ्यूचर जरूर करेगा। नो जज़ाकल्लाह सर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी उस्मान साहब, अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी सर, थैंक यू। आपका ज़ाहिर बात है आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन किया होगा सारा 1 मंथ के लिए। एक सर क्वेश्चन सजेशन थी कि अगर आप इसको टाइम थोड़ा-सा 6 की बजाय 7 से कर सकें ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमें वापसी पे आना, रास्ते में स्टक होना, हमारे लिए अटेंडेंस 10 मिनट में मार्क करना और ये चीज़ें थोड़ा-सा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मोबाइल पे हम ऑन तो कर लें रास्ते में आते हुए, लेकिन उस तरह से हम प्रैक्टिकली तो नहीं सुन सके। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हम सुन सकते हैं अगले दिन या लेट नाइट में। तो टाइमिंग अगर कोई 7 ऑनवर्ड्स हो सकती है उस वक़्त, मैं तो ये टीम से ना बात कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो है ना वो बाकी बैचेस चल रहे हैं, इससे पहले भी एक क्लास है तो आपको पता है कि सर्दियों की रातें हैं तो फिर ना वो ज़रा चीज़ें क्योंकि टीम के लिए रुकना भी मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन आई विल टॉक टू द टीम, अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती हुई तो ज़रूर इंशाल्लाह। जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सर मेरा इशू है, मैं खुद क्लास लेती हूँ इंस्टीट्यूट में, तो वो क्लास ट्यूसडे और थर्सडे को होती है इसी टाइम पे, मैं लेक्चर रेगुलर लेके नोट कर लूँ। जी ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा। जिनका कोई मसला मसाइल है मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा तो जिनका भी कोई इशू है वो आप एटलीस्ट आके अटेंडेंस लगवा लिया करें। अगर आप रिकॉर्डिंग भी ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अटेंडेंस लगवा लिया करें, और ताकि जो 10-15 मिनट आ जाएं पहले, 20 मिनट आ जाएं पहले भी हम क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं लास्ट लेक्चर के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ली है और आप लोगों के मसला है तो आप पहले 10 मिनट में आके अपनी अटेंडेंस लगवा लें, और साथ में अगले 10 मिनट में कुछ क्वेश्चन अगर हैं तो वो क्लियर कर लें। फिर बेशक अगर आप जो है वो अगर कोई मसला है आपको तो फिर आप जो है वो बाद में बेशक रिकॉर्डिंग पे ले लें, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग आके अटेंडेंस वगैरह लगवा के, तो क्यूरीज अगर कोई है तो वो अपनी क्लियर करके फिर आप जो है वो चले जाया करें। अच्छा सर, आज की अटेंडेंस होगी नहीं, आज अभी लिस्ट नहीं बनी, तो होप्स हो कि कल से लिस्ट बन जाएगी तो अटेंडेंस में हम लगा लेंगे। 6 से लेके 6 बज के 10 मिनट तक आप लोगों की अटेंडेंस हुआ करेगी। हाँ जी, और किसी और क्वेश्चन है तो बताएं। तो क्लास ही मेरी 5 to 9 होती है। चलें देख लीजिएगा आप जो आपको मुनासिब लगता है, मैंने तो आपको सजेशन दी है। अच्छा जी, और किसी का कोई है तो बताएं। जी जी बताएं ताकि साहब सर बस टाइम अगर थोड़ा लेट अरेंज हो जाए तो अच्छा रहेगा। चले मैं आपकी जो है वो सजेशन नोट कर लिया है, आई विल टॉक टू द टीम और फिर हम देख लेंगे। असल में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिर मसले मसाइल होता है। आप देखें उनकी 9th क्लास है, वो कहेंगे 9 से बाद हो टाइम, तो किसी को कैटर जो है वो किया जा सकता है, किसी को नहीं किया जा सकता। तो खैर हम कोशिश करेंगे कि अगर इसमें कुछ हो सकता है तो बताएं। असाइनमेंट कब से मिलेंगे? असाइनमेंट जैसे ही हम जो जो चीज़ पढ़ते जाएंगे उसके बाद जो है वो हम उसको असाइनमेंट्स आप लोगों को देते जाएंगे। हाउ इज वर्डप्रेस बेटर देन विक्स? यार अब इस पे तो जो है ना वो पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आपको लगता है कि विक्स उसके अंदर ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी, कि विक्स के अंदर अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि विक्स के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लगइन्स पे वहाँ प्लगइन्स हैं, ठीक है, जो फंक्शनैलिटी आपको इम्प्लीमेंट करने देते हैं बड़े इजीली। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो आपके पास कस्टम वेबसाइट बिल्डर हैं और बहुत सारी जो है वो अलॉट ऑफ जो है वो आपके पास प्रोज हैं जो आपके वर्डप्रेस के अंदर है, वो मेरा ख्याल है विक्स के अंदर नहीं है उस तरह से। ठीक है, और वर्डप्रेस इज जो है वो इजी टू यूज देन विक्स। ठीक है, तो जी जी आप पूछें ताकि सब जो जो क्वेश्चन है। तो मेरा ख्याल है कि वर्डप्रेस जो है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस पर पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस होगा तभी हम उसको दलील से कह सकते हैं। अदरवाइज मैं अपना ख्याल आपको बता सकता हूँ।
लेकिन किसी को किसी चीज़ को रद्द करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए होगा। शॉपिफाई और वर्डप्रेस का डिफरेंस आपने पहले ही पूछा था, मैंने पहले भी क्वेश्चन का आंसर दिया है कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस दोनों जो है वो सीएमएस हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन शॉपिफाई जो है वो बनाया गया है सिर्फ ई कॉमर्स को मद्देनजर रखते हुए और उसके ऊपर ई कॉमर्स स्टोर्स ही बनते हैं और मोस्टली उन्हीं को ही डील किया जाता है शॉपिफाई पे। वर्डप्रेस जो है वो भी एक सीएमएस है, उसको बनाया ब्लॉगिंग के लिए गया था, लेकिन अब उसकी फंक्शनैलिटी इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि उसको किसी भी किस्म की वेबसाइट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, ई कॉमर्स हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर जो है वो बनाया जा सकता है। अटेंडेंस मैक मैंने बता दिया कि अभी लिस्ट नहीं बनी, कल से बनेगी, तो कल 6 बजे से लेकर 6 बज के 10 मिनट तक आपका जो है वो अटेंडेंस लग जाया करेगी। सर करके लेके थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। सो प्रिपेयर ऑल्सो टेकिंग क्लास ऑन मोबाइल। सर कर के लिए क्या करें थोड़ा बता दीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम वर्ड पे इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। तो अपना बस यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जरा डायरी और पेंसिल साथ रखें, जहाँ भी क्लास ले रहे हैं डायरी और पेंसिल साथ रखें, स्टेप्स नोट कर लें। कल आप जिस वर्ड पे इंस्टॉलेशन करेंगे उसके स्टेप्स नोट कर लें। जैसे ही क्लास एंड हो, जब आप घर पहुंचते हैं या बाद में आपको टाइम मिलता है, तो आप वर्ड पे इंस्टॉलेशन उस तरह से करें, बजाय इसके कि आप दोबारा 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग देखें। अगर आपने स्टेप्स लिखे हुए होंगे तो आपके लिए ईजी होगा कि आप दोबारा 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग देखे बगैर जो है वो उसकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है वो आप कर सकें। सर मुझे किसी ने बताया कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की सिक्योरिटी कुछ अच्छी नहीं होती है, हैक हो जाती है। सर ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है, थर्ड पार्टी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप उसको सिक्योर कर लें, जो कि हम पढ़ेंगे इसमें कि हम सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं, तो फिर हैक नहीं होती। थैंक यू फॉर टुमारो कंटेंट्स। जी जी बता दिया उस्मान भाई, टुमारो इंशाल्लाह हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन देखेंगे लोकल होस्ट पे। चलें जी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, तो होप्स हो कि कुछ जो है वो बेहतर आज का लेक्चर आप लोगों को लगा होगा। कोई सजेशन वगैरह है तो वो भी दे दें और कुछ रिव्यूज़ हैं तो वो भी दे दें। फिर इंशाल्लाह जो है वो कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें और कल इंशाल्लाह जो है वो फिर मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ। जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह तकी भाई। वेरी इंफॉर्मेटिव इजी वे ऑफ लर्निंग। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, ख्याल रखें आप लोग सब अपना। कल इंशाल्लाह से मुलाकात होती है, कल सेम टाइम पे 6 to 7:30 नई क्लास के साथ मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।